चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो एक तो लिमिटिंग वाला हमने बताया था आपको ना, लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी 2/2 के केस में हमने बताया था ना, ये जो हमने देखा था कि अच्छा, तो हमने एक थ्योरम लिखे थे इस तरह से कि P है, ऐसे जो स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी है वो भी एक लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी ही आएगी। जो स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी अगर एग्जिस्ट करती है तो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी ही होगी। सो यहाँ से जैसे मान लीजिए मैं लिखा था अल्फ़ा बीटा 1 - अल्फ़ा 1 - बीटा, जहाँ अल्फ़ा बीटा आर नंबर बिटवीन 0 और 1। तो हमने ये देखा था कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी p की पावर n जो आती है, एंड दैट वाज कितना, बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। सर अल्फा अल्फा अपन बीटा अल्फा प्लस बीटा। अच्छा यहाँ पे अल्फा ना, सम वन यस होना सर। चाहिए। तो ठीक है, तो ये था क्योंकि जो भी लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी आएगी उसके रोज आइडेंटिकल होंगे, चाहे वो 3x3 का टीपीएम हो या 4x4 का हो, किसी भी ऑर्डर का हो। तो वैसा होगा। ये हमने एक थ्योरम पहले लिखा था, है ना। ये है बाद में यही, जैसे मैं अगर ये लिखा था लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो वहाँ पे तो पाई n मैं ऐसा लिखता था, अभी मैं ऐसा यूज़ करता हूँ। n मतलब इसका मीनिंग है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी एक्स एन इज 0। अगर मान लो 0 1 0 1 अगर लिखते हैं तो एक्स एन इज 1। तो ये हमने डिस्कस किया था तब। सो दिस वॉज यही आएगा, बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, इस तरह से है। अच्छा, इसमें अगर स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन भी निकालेंगे तो यही आएगी, है ना। तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन क्या है, हम इस पे आते हैं। या स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी, इसका कैसे डिफाइन करते हैं आप लोग। सो मान लीजिए पी कोई वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है किसी होमोजेनियस मार्कोव चेन में। स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइंड होगा तो वो तो अनकंडीशनल में होगा ना। दैट मीन्स वन स्टेप में पी ऑफ आई होल टू द पावर एन। हम्म मान लो ऐसा है कि लेट पी इज इक्वल टू पी आई से, अभी मान लो वन एम क्रॉस एम है, एम स्टेट ले लेता हूँ। दिस बी वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ऑफ मार्को चेन एक्स एन, जहाँ एन मोर देन इक्वल टू 0 है, विथ स्टेट स्पेस एस मान लो है अभी के लिए 1 2 3 अप टू एम। ये है। नाउ जैसे हम एक लिखते हैं पाई, यहाँ पे हम नया नोटेशन यूज करेंगे। पाई क्या होगा, यहाँ मैं स्टेप तो एम ले रखा हूँ, पाई 1 पाई 2 अप टू क्या, पाई एम तक। ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब होगा, सो दिस इज अ प्रोबेबिलिटीज एक्चुअली। या P1 P2 करूँ तो P1 P2 में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो यही कंटिन्यू करता हूँ। लेकिन पहले हमने इसका नोटेशन कुछ और लिया था, तो कन्फ्यूजन ना हो बस उससे। ठीक है। तो सो दिस इज, है ना, तो ये स्टेट्स यहाँ पे है, जैसे 1 2 3 4 एम है, स्टेट्स हैं। तो ये सब प्रोबेबिलिटीज हैं जहाँ पे क्या होगा, दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी है, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन मान लो अभी के लिए। या स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी इफ एंड ओनली इफ, क्या डेफिनेशन है इसका। पाइकल पी इक्वल टू पाइकल। पाई पी इज इक्वल टू पाई, यस सर। ये है।
सो पी क्या है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, पाई क्या है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये है ना, जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एम। यहाँ 1 2 3 4 अप टू एम जो है वो स्टेट है। जैसे अभी के लिए हम यही क्वेश्चन अगर कंटिन्यू करें, मान लो ये क्वेश्चन है, इसको अगर आप सॉल्व करो इसी वाले में, कि हम बात करें कि लेट से यहाँ निकालते हैं, तो क्वेश्चन है कंसीडर, अभी के लिए हम पी कुछ वैसा ले लेते हैं अपनी मर्जी से, कि मान लो यहाँ 1/2 1/2 और 1/3 2/3 ऐसा ले लिया। अभी के लिए जस्ट ऐसा बना दिया हमने, अल्फा को 1/2 बीटा को 1/3 ले लिया। इस डिस्ट्रीब्यूशन ये है ना, जहाँ पे दिस इज ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ऑफ अ मार्कोव चेन विथ, मार्कोव चेन मान लो एक्स एन है, विथ स्टेट स्पेस 0 1 या 1 2 ले सकते हो, अभी के लिए मान लो 1 2 है। तो आपको सॉल्व जरा करो इसका स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन इस टीपीएम में करस्पॉन्डिंग क्या आएगी। तो यहाँ पे जो हम पाई कंसिडर करेंगे दैट विल बी समथिंग पाई 1 कॉमा पाई 2, यही ना। तो यहाँ पे पाई पी मैट्रिक्स को, अच्छा यहाँ पे कंडीशन ये भी है ना आगे, कि इसमें होता क्या है, ये तो होता ही है, एंड सच दैट इसका सम क्या होना चाहिए, 1। वेयर जो ईच पाई आई है दिस इज पॉजिटिव एंड समेशन ऑफ पाई आई इज 1 आई फ्रॉम 1 टू m, यही ना डेफिनेशन में। तो सम 1 होना चाहिए तभी तो डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए जरा सॉल्व करो, पाई पी कितना आएगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, पाई 1 पाई 2, ये प्रोबेबिलिटीज़ है, यहाँ पे पाई 1 पाई 2 में वैक्टर नहीं ले रहा हूँ, प्रोबेबिलिटीज़ ले रहा हूँ, सिंपल नंबर्स हैं। तो इसको अगर आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 1/2 1/3 2/3, ठीक है। इस 2/5 3/5। जी एक मिनट, तो यहाँ से आ जाएगा, अभी के लिए हम लोग जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा पाई 1/2 प्लस पाई 2/3 पहला नंबर, दूसरा नंबर पाई 1/2 प्लस 2 पाई 2/3, यही है। और इसको किसके इक्वल रखना है, तो हमें क्या करना था, पाई पी इज इक्वल टू पाई करना था। तो पाई रखेंगे, मतलब पाई इज अ वैक्टर कंटेनिंग पाई 1 पाई 2। तो अगर इसको मान लो अभी के लिए मैं कॉमा ही लगा देता हूँ, या हटा भी सकते कॉमा, कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्वेट कर लीजिए, तो जब इक्वेट करेंगे और बाकी वो तुम्हें पता है कि सम उसका, इसका सम 1 होगा। सो पाई 1 प्लस पाई 2 की वैल्यू 1 होगी। इन तीनों को आपको सॉल्व करना है, तो जैसे उन्होंने बताया एक बार चेक कर लो फिर, बस अब वो क्रॉस चेक करना है इसको बस। 2/5 3/5। 2/5 3/5, ओके। बाकी लोग चेक कीजिए क्या आपका भी यही आंसर आ रहा है। सो दिस इज द स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। सो दिस सर इज, वो तो 2x2 मैट्रिक्स है, तो वो तो वो ऊपर वाली जो थ्योरी में उसमें तो हो जाएगा ना। हाँ 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 उससे भी हो जाएगा, वही बता रहा हूँ, दोनों सेम ही आएगा। तो पाई 1 यहाँ पे जो है एक्चुअली दिस इज द लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी एक्स एन इज 1, एंड जो कि है 2/5, एंड जो पाई 2 है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी एक्स एन इज 2 एंड दैट प्रोबेबिलिटी इज 3/5। तो जो स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी है वो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी भी है एक्चुअली, एंड वाइस वर्सा भी है इसका। किसी को डाउट है इसमें? जैसे इसी चीज को आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ये जो मैंने एग्जांपल लिखे यहाँ पे आप सेम प्रोसेस अगर कंटिन्यू करेंगे, सो इसके करस्पॉन्डिंग में अगर एग्जांपल लिखता, मैं आपको पूछूं यहाँ पे, तो यहाँ हम लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, है ना। सो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि
I have transition probability matrix as 1/2, 1/3, 1/3, 2/3 एंड देन आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पाई n, है ना। तो पाई n का मतलब वो है इसका जो पाई n की डेफिनेशन है वो ये है ना। यहाँ हमने स्टेट 0 1 ले रखा है, और जैसे पाई नॉट अगर यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ पे इसका मतलब होगा कि अच्छा यहाँ मुझे थोड़ा वैसा लिखना था ना, प्रोबेबिलिटी दिस इस तरह से आएगा ना। तो ये जो हम लिखेंगे ना, ये होगा प्रोबेबिलिटी इनिशियली x नॉट इज़ 1, अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो, और 1 2 क्या स्टेट स्पेस क्या ले रखा मैंने 0 1 ना, तो इस तरह से होगा। ठीक है ना, जैसे ये नोटेशन बता रहा हूँ मैं यहाँ, अगर पाई 1 जब मैं लिखूंगा तो इसका मतलब यहाँ पे हम अभी ये नोटेशन लेके चलेंगे आगे, नोटेशन, ठीक है ना। तो अभी तो मुझे पाई एन चाहिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो हमें क्या चाहिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पाई n, और इसका एक्चुअल मीनिंग है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे जरूरी अब देख लो 0 1 लेना है या 1 2 लेना है, मर्जी है, ठीक है ना। जो स्टेशनरी होता है वही हमेशा लिमिटिंग होता है ना। जी जी जी। तो सो यहाँ से आगे आपके पास 0 कॉमा ये आ जाएगा जी, देख लीजिए। तो अगर इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे तब भी सेम ही आंसर आएगा देखिए 1/3 अपॉन 1/2 प्लस 1/3, आ जाएगा 2/3, देख लीजिए 2/3 और Yes, sir. सॉरी 2/5 और 3/5 यही आएगा ना यहाँ से भी। तो ये लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी है, लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ से वही आएगी जो आपका स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी यहाँ से आएगी सॉल्व होने के बाद। तो इस इक्वेशन को सॉल्व होने के बाद आंसर सेम ही आएगा। ये तो बेसिक एग्जांपल्स है, तो मतलब स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन जब भी निकालना हो तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इन जनरल, पाई पी इज इक्वल टू पाई, जहाँ पाई जो है प्रोबेबिलिटीज है स्टेट 1 स्टेट 2 एंड सो ऑन स्टेट m के लिए। यहाँ पे नोटेशन अगर मैं एक्सप्लेन करूँ कि व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ पाई 1, तो जो पाई 1 रिप्रेजेंट करेगा, सो वेयर ये जो पाई 1 जो लिख रहे हैं हम, या जो पाई हमने लिख रखा है, दिस इज एक्चुअली लिमिट अंदर लगा सकते लेकिन मैं बाहर ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी xn इज 1, प्रोबेबिलिटी xn इज 2, अभी मैं कॉमा के साथ लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी xn इज m, यही है ना जी, देख लीजिए। तो इसी का नाम है पाई 1 पाई 2 पाई m, मतलब लॉन्ग रन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन स्टेट 1, तो ये पाई 1 होगा। लॉन्ग रन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन स्टेट 2 इज पाई 2 एंड सो ऑन, लॉन्ग रन प्रोबेबिलिटी बीइंग इन स्टेट m इज पाई m। करेक्ट है जी, देख लीजिए। सो ये कह रहा है हेंस इफ द इनिशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन देन xn विल हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल n। अगर आप इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ले लेंगे, जैसे जो यहां लिख रहा था ना मैं, सपोज इफ वी कंसीडर, ऐसा कहना चाह रहा है कि ये जो पाई दिस, ये नोटेशन मैं लिख रहा हूं अभी कि ये क्या है, पाई 0, पाई 0 का मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी x0, यहाँ पे xn हमारा जो है ना मार्कोव चेन में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, सो दिस इज xn n मोर देन इक्वल टू 0, टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। दिस इज होमोजीनियस मार्कोव चेन विथ स्टेट स्पेस ये ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस नोटेशन बता रहा हूँ, इसका नोटेशन का मतलब है 1, क्योंकि स्टेट स्पेस 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, सो ये होगा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x नॉट बीइंग 2, यही ना, सो एंड सो ऑन। तो ये इनिशियल प्रोबेबिलिटी है
और बाकी जैसे पाई वन, मैं नोटेशन ये री इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। पहले मैं दूसरा नोटेशन, शुरू में एक नोटेशन दूसरा यूज़ किया था वहाँ पे, तो वहाँ पे इसको पाई वन पाई नोट लिखा था इसको, शुरू में मैंने इसको पाई नोट लिखे थे, इसको पाई वन लिखा था वहाँ पे। तब मैं थोड़ा नोटेशन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होगा x1 इज 1, x1 इज 2। सर ये तो ऊपर में ब्रैकेट मतलब स्टेट्स बताता था ना कि 1 स्टेट 2 स्टेट। जी जी जी, स्टेट ये टाइम बता रहा है, स्टेट नहीं, वो पहले मैं वो लिख रहा था। पहले जो ऊपर लिखते थे ऊपर में तो उसका मतलब स्टेट होता था। जी जी जी, वो अलग था, वो यहाँ पे PIJN वो स्टेप्स होते थे जी। अभी यहाँ पे नोटेशन चेंज कर रहा हूँ, ये तो बता रहा हूँ। ये वहाँ पे हम स्टेप्स लिखते थे कि I स्टेट से J स्टेट में जाना है N स्टेप में, वो था। अभी हम लोग यहाँ पे जो लिख रहे हैं अब वो बता रहा है किस स्टेट स्पेस में, स्टेट क्या है, नहीं सॉरी टाइम है ना, यहाँ पर टाइम है, तो दिस इज द टाइम, 0 इज द टाइम, यहाँ 1 इज द टाइम एंड सो ऑन। तो इस तरह जब हम पाई N लिखते हैं ना, तो यहाँ पे मतलब है नोटेशन है ना, वो नोटेशन हम चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा इस तरह से। किसी को कुछ क्वेरी हो तो पूछिए, सो दैट क्लैरिफिकेशन आएगा ना, ठीक है ना। तो ये नोटेशन यूज कर रहे हैं हम, दिस इज द नोटेशन दैट वी विल बी यूजिंग। तो जो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं ना, सो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी में इसमें हम n टेंस टू इन्फिनिटी लगा देते हैं। जो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी आती है, सो हमें लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी में क्या चाहिए होता है, सो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी जो है, लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो आप फाइंड करेंगे, तो उसमें बस यही करना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पाई n, है ना, टाइम को n कर दिया लॉन्ग रन, सो टाइम को n टेंस टू इन्फिनिटी ले लिया। तो यही चाहिए, तो ईच में लिमिट लगाओ या बाहर में लिमिट लिख देता हूँ अभी, आप ईच में लिमिट लगा सकते हो। यही है। तो ये लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी ये आएगी, जो भी आएगी, तो इसी को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी अगर एग्जिस्ट करेगी तो यहाँ लिमिट लगाओगे, दिस इज पाई 1 पाई 2 पाई m एंड द सेम विल बी स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी अगर एग्जिस्ट करेगी तो यहाँ पे एक थ्योरम ये कहता है कि जैसे हमने शुरू में एक थ्योरम पढ़ा था, जैसे मान लो 2 स्टेप TPM निकालते थे ना, कि जैसे अभी मैं लिखूं कि जो पाई 1 है, सो दैट कैन बी पाई 0 इंटू पी, ऐसा कर सकते हैं जी। देखो पाई 1 जो होगा पाई 0 इंटू पी कर सकते हैं, क्योंकि ये इनिशियल स्टेप की प्रोबेबिलिटी है। और नेक्स्ट स्टेप की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, तो इस पाई 0 को पी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही फॉर्मूला है। जैसे अगर मुझे पाई 2 चाहिए तो ये होगा पाई 1 इंटू पी, या आप पाई 0 का पाई 0 इंटू पी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। तो जैसे आप पाई n लिखते हैं, ठीक है, तो पाई n जब लिखते हैं आप, सो nth टाइम में तो ये डायरेक्टली लिखूंगा, या तो दिस इंटू पी की पावर n, ये आ जाएगा। अब इसी में आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी निकालेंगे, तो ये इनिशियल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनिशियल क्या है। लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन अगर एग्जिस्ट करती तो इनिशियल से फ्री होगा, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आंसर सेम ही आएगा। तो वो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन से फ्री होगा, जो भी आंसर होगा दिस विल बी फ्री ऑफ इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे फ्री रहेगा, ये जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी निकल के वो इनिशियल से फ्री होगा। या यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे पाई पी इज इक्वल टू पाई, तो यहाँ से भी अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती है तो जो सॉल्यूशन आएगा, है ना, तो जो पाई का सॉल्यूशन होगा वो इनिशियल स्टेट से फ्री होगा। तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन जो आएगा वही लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अच्छा, ये सजेस्ट क्या कर रहा था ये थ्योरम, तो ये कह रहा है कि अगर सपोज यू आर कंसिडरिंग इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन एज लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, देन जो ये इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अगर आपने लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर कर लिया है ना, तो यहाँ से पाई जो सॉल्व होके आएगा
पाई इज स्टेशनरी, है ना, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये कहता है कि सपोज यू टेक इनिशियल प्रोबेबिलिटी एज, मान लो आपने पाई 0 को पाई ले लिया, तो ये भी पाई आएगी, ये भी पाई आएगी, दिस विल ऑल्सो बी पाई, एंड एट द एंड दिस विल ऑल्सो बी पाई। सो अगर आपने इनिशियल प्रोबेबिलिटी पाई ले लिया, पाई जो कि स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी है, तो पाई 1 पाई 2 पाई n सब आपको पाई के इक्वल ही आएगा, ठीक है ना। सर फिर से बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ मान लो पाई स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी है, और पाई नॉट को हमने अगर पाई लिया है, यहाँ जो बोल रहा हूँ पाई नॉट अगर पाई है ना, तो ये भी पाई होगा, ये भी पाई आएगा, ये भी पाई आएगा, सब पाई के इक्वल आएगा अगर स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करती है तो। हाँ, कैसे सर फॉर्मूला से बताए? तुम यहाँ से वेरीफाई करो, ये तो थ्योरम है, तुम यहाँ से वेरीफाई करो। ये मान लो यहाँ पे लेट्स से इसी क्वेश्चन में काम करो, ये मान लो अब पाई 0 है, ठीक है, अभी की लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी है ना, आप पाई 1 निकालो। पाई 1 का फॉर्मूला क्या है, पाई 0 इंटू पी, मल्टीप्लाई करो, यही पाई था हमारा, इसको मैंने पाई 0 मान लिया। सो पाई 0 को पी से मल्टीप्लाई करो, पी ये है आपके क्वेश्चन में, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या देखो सेम पाई आएगी कि नहीं आएगी, यही पाई आएगी, चेक करो, पाई 2 पाई 3 पाई n, खुद करके देखो, वेरीफाई करो, पाई 0 पी की पावर n, तो ये भी आपका पाई के ही इक्वल आएगा, चेक करो मल्टीप्लाई करके। ये तो रिजल्ट है जो हम लिख रहे हैं, आप एग्जाम्पल लेके वेरीफाई करके देखो। यस सर यही है। ठीक है ना, तो यही आएगी हमेशा किसी भी केस में। अब कुछ थ्योरम क्या है कि जैसे अभी एक दो क्वेश्चन में आप स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, जैसे मैं आपसे एक पूछ, क्वेश्चन था कि जैसे n क्रॉस n n का टीपीएम है, तो उसमें n इक्वेशन बनेगा जैसे, तो उसमें n माइनस वन ही इंडिपेंडेंट हमेशा आता है। अब जैसे n पाई क्रॉस, वन प्लस पाई 2 प्लस पाई एन बराबर 1 नहीं है, कि क्वेश्चन वो नहीं है। हाँ वो तो है, लेकिन अगर सिर्फ हम इसको लें टीपीएम वाला इक्वेशन, उसमें सारे इक्वेशन इंडिपेंडेंट नहीं होता है, एक इक्वेशन डिपेंडेंट होता है किसी न किसी पे। लिखो मतलब क्वेश्चन n करो, क्रॉस n का टीपीएम में n माइनस वन ही इंडिपेंडेंट आता है। तो पहला क्वेश्चन है आप स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए, फाइंड स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पी एन, एंड तीसरा क्वेश्चन है फाइंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पाई n। स्टेट क्या है, 0 1 2 या 1 2 3? 1 2 3 ले लीजिए, तो मान लो 1 2 3 आप ले लो, तो यहाँ से ये बोल रहे और स्टेट्स आर एर्गोडिक, कैसा होगा, अब मीन रेकरेंट टाइम निकालिए क्या आता है।
ये आपको चेक करना है, तो हर ऑप्शन में चेक करना है, ये पूछा गया है आपसे क्या ऐसा होगा। सर 5/13, 4/13, 4/13। एक मिनट, तो क्या आया? 5/13, 4/13, 4/13। 5/13, 4/13, 4/13। सो ये आपका स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। ओके, मीन रिकरेंट टाइम निकालिए, देखिए क्या यही आएगा। तो ये अगर पाई है यहाँ तो ये भी पाई ही आएगा, लेकिन ये तो पी एन है तो मैट्रिक्स आएगा, पाई तो ये आएगा, है ना। दिस विल बी द मैट्रिक्स जिसके तीनों कॉलम सेम रहेंगे, है ना। इसमें क्या होता है कि ऑल कॉलम विल बी पाई पाई पाई, है ना। इसका ये कॉलम जो होगा पाई होगा, या तो मैं अगर एज ए कॉलम लिखूं तो यहाँ पाई पाई पाई, है ना। ये एक्चुअली बनेगा क्योंकि पी एन है ना, तो ये, एंड दिस विल ऑलवेज बी द केस फॉर एनी इरिड्यूसिबल पॉजिटिव रिकरेंट। अच्छा, तो पॉजिटिव इरिड्यूसिबल है ना, पॉजिटिव रिकरेंट बोल देंगे तो ऑब्वियसली कोई मार्कोव चेन है ना, इरिड्यूसिबल है, पॉजिटिव रिकरेंट है और पीरियोडिक है, तो उसमें हमेशा ऐसा होगा, या एर्गोडिक होगा तो इसमें हमेशा ये केस होगा। ये इन जनरल क्वेश्चन के थ्रू लिख रहा हूं, बट मैं थ्योरम आगे लिखूंगा इसी बेस पे। अभी आप ये सॉल्व करके देखिए। तो ये पाई इज अ कॉलम, ठीक है ना, ये कॉलम सॉरी रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तीनों रो आइडेंटिकल आएगा और पाई ही आएगा। बाकी ये अलग से भी हम निकाल सकते हैं, इसका एक और तरीका है फाइंड करने का कि आप इसको डायगोनलाइजेबिलिटी पे ले जाओ, पहले आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालो, फिर इसको कन्वर्ट करो, है ना। पी इनवर्स ए पी इज डी, तो पी नहीं, यहाँ पे कुछ और नाम ले लो मैट्रिक्स का, यू मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो यू इनवर्स पी यू इज इक्वल टू डी, तो सर भेज दोगे यू पी यू इनवर्स इज डी, फिर पावर एन लगाओ, फिर लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी लगाओ, हो जाएगा। ये प्रूफ आप देखो दूसरे अप्रोच से इस बुक में कर रखा है, जो स्मिथ वाली बुक थी उसमें कर रखा है उन्होंने, आप अगर जाओ तो देख सकते हो। तो वो दो तरीके से फाइंड करके जस्टिफाई करता है, ये डेफिनेशन से निकालता है और ये दूसरे तरीके से निकालता है, फिर वो जस्टिफाई करता है कि दोनों सेम है। और तीसरा तरीका यहाँ पे है, थर्ड वे इसको फाइंड करने का ये है, लेकिन दिस होल्ड्स ओनली फॉर द एर्गोडिक, जो हमारे पास मार्कोव चेन होगा उसके लिए। सर इसमें ये अर्गोडिक, अच्छा, इसमें ये 1 1 रेसिप्रोकल सिर्फ अर्गोडिक में होता है। जी, उसमें गारंटी है, बाकी में हो सकता है नहीं भी हो सकता है, उसकी कोई वो नहीं, इसमें गारंटी है। सर ये 1 1 1 2 1 3 नहीं होगा उसका रेसिप्रोकल। हम्म, म्यू 1 1 म्यू 2 म्यू 3 3 13/5 13/4 13। हाँ यही आएगा म्यू वन वन, अगर आप फाइंड करोगे
तो 13y ये हमने लास्ट क्लास में डिसाइड किया था ना, हाउ टू फाइंड, तो आप उस तरह से फाइंड कीजिए। ऐसा आएगा, तो यू कैन वेरीफाई दिस। तो इसमें आंसर आएगा यस, ऐसा होगा। ठीक है, ये आप फाइंड कर सकते हैं, यहाँ फाइंड किया है और ये यहाँ पे फाइंड किया ही है। सो जस्ट आप कैलकुलेट करके देखिए, आ जाएगा। ये कैसे आएगा, पाई पी इज इक्वल टू पाई कीजिए, है ना, एंड तीनों का सम 1 कीजिए, तो उससे सॉल्व करके ये आएगा। स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए इसको सॉल्व करके देखिए, या नहीं निकाल पा रहे हैं तो बताइए आप लोग। पाई यहाँ पे क्या है, पाई ये जो होगा है ना, दिस इज द वन रो मैट्रिक्स ले लो चाहो तो, या वेक्टर ले लो, पाई 1 पाई 2 पाई 3, इसको मल्टीप्लाई करो, इक्वेट करो इस तरह से कि सम इसका 1 है, इस तरह से पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3 इज 1, इस तरीके से सॉल्व करो आप। तो मैं कुछ थ्योरम लिखा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक तो थ्योरम ये है, एक तो ये थ्योरम कहता है कि मेरे हाथ में ये वाली बुक है, स्टोकेस्टिक प्रोसेस बाय सेल्डन एम रॉस, मतलब हर बुक में सेम ही चीज़ लिखी है। तो सो एन इरेड्यूसिबल अपीरियोडिक मार्कोव चेन, एन इरेड्यूसिबल अपीरियोडिक एंड पॉजिटिव रेकरेंट। ठीक है, वैसे मैंने पढ़ा था कि फाइनाइट स्टेट मार्कोव चेन है और होमोजीनियस है, तो उसमें जो भी स्टेट्स होंगे वो पॉजिटिव रेकरेंट ही होंगे, नल रेकरेंट नहीं होगा। ठीक है ना। सो अगर इरिड्यूसिबल अपीरियोडिक है और फाइनाइट स्टेट मार्कोव चेन है, होमोजीनियस है, तो ऑब्वियसली उसके सारे स्टेट्स होंगे वो पॉजिटिव रेकरेंट ही होंगे। तो अगर सर सारे स्टेट अगर सेम क्लास में है तो उसका मीन रेफरेंस टाइम सेम नहीं होगा क्या? सारे अगर सेम क्लास में हैं, अच्छा, जैसे जो प्रीवियस क्वेश्चन है हाँ वो हाँ, कम्युनिकेटिंग क्लास है, अच्छा, मतलब कि हम्म, तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि मीन रिकरेंट टाइम अलग होगा क्या? हाँ, एरिथमेटिक तो अलग तो आ रहा है, यहाँ देखिए ये मीन रेकरेंट टाइम वही आएगा। तो इसकी वजह शायद ये हो मतलब सकता है कि कि जैसे लूप A1 पे लूप है, 2 पे 3 पे लूप नहीं है, शायद इस वजह से चेंज होगा। नहीं, हमारा कहने का मतलब ये क्लास प्रॉपर्टी नहीं है क्या? तब इसका मतलब है जैसे अगर एक ही क्लास में है तो पीरियड सेम होता है, रिकरेंट स्टेट सब सेम होते हैं। नहीं, ये क्लास प्रॉपर्टी इवन नहीं होगी, है ना। जैसे एरिथमेटिक, जैसे यहाँ पे सारे एरिथमेटिक आ रहा है, इसका मतलब हाँ, सारे स्टेट एरिथमेटिक पॉजिटिव है रेकरेंट क्योंकि इज अ क्लास प्रॉपर्टी, है ना, ये कहता है पॉजिटिव रेकरेंस जो क्लास प्रॉपर्टी है, कि लाइक अगर एक मीन क्लास में, रिकरेंट हाँ, मीन रिकरेंट क्लास प्रॉपर्टी नहीं, नहीं है। हाँ, मीन रेकरेंस क्लास प्रॉपर्टी नहीं होगी। ओके। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे इरिड्यूसिबल है, अपीरियोडिक है, पॉजिटिव रेकरेंट है, देन इसके करस्पॉन्डिंग हमेशा जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगी उस मार्कोव चेन में, वो क्या होगी, यूनिक होगी, है ना, ये कहता है। देन जो देन ये जो पाई है, जो कि हमने लिखा था पाई 1, मैं स्टेट स्पेस चूंकि मैं 1 से m तक लेके चल रहा हूँ, सो पाई 1 पाई 2 पाई m दिस, है ना। देन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, एग्जिस्ट एंड इट इज यूनिक, यही प्रॉपर्टी है, एग्जिस्ट करेगी और यूनिक होगी। बट एक अच्छा, क्वेश्चन सर गेट का करा रहे थे, उसमें जो है इरिड्यूसिबल नहीं था, हाँ, बट क्योंकि वहां पे जो है कि यूनिक आ रही डिस्ट्रीब्यूशन है, आ रहा था। जी, क्योंकि ये वन वे हाँ। है, ये इफ एंड ओनली इफ नहीं है ना, इसीलिए। ओके। क्योंकि ये अगर कह रहा है इरिड्यूसिबल अपीरियोडिक पॉजिटिव रेकरेंट है तो वैसा होगा, अगर इफ ट्रू नहीं है तो हम कुछ नहीं कह सकते ना,
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे कहता है डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा। अब डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम थोड़ी बोल सकते कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, कुछ नहीं कह सकते, कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वैसे वाला केस हो गया। ये वन वे है कि अगर वैसा है तो गारंटी है कि वो एग्जिस्ट करेगी, यूनिक होगी। अगर इफ वाली कंडीशन नहीं होल्ड कर रही है तो हम कुछ नहीं कह सकते, देन हमको डेफिनेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। ये है। दूसरा जो है, ये तो एक लिखा है मैंने, जो दूसरा कहता है कि मान लीजिए आपका सारे स्टेट उसमें ट्रांजिएंट है, तो सारे स्टेट ट्रांजिएंट तभी हो सकते हैं जब वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ Countable हो। स्टेट्स होंगे, हाँ, है ना। तो काउंटेबल स्टेट स्पेस। हाँ, काउंटेबल स्टेट स्पेस होगा, या सारे नल रिकरेंट है वो भी तभी होगा जब, है ना, काउंटेबल स्टेट स्पेस होगा। तो अगर मान लीजिए कि इफ, तो पहला मैं यहां लिखता हूं कि लेट जो स्टेट स्पेस है वो है 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट है, ठीक। एंड जो अच्छा यहाँ पूरा लिखा नहीं है, लेट एक्स एन बी, सो मार्को चेन ना, सर वो पहला वाला में सिर्फ अर्गोडिक भी लिख सकते हैं ना, अर्गोडिक जी जी कि जो अर्गोडिक होगा वो तो पॉजिटिव रिकरेंट इरेड्यूसिबल इंक्लूडिंग होगा। एर्गोडिक बोलने का मतलब है पॉजिटिव रिकरेंट, हाँ, तो वो खुद ही हो जाएगा। आप इसको हटा के एर्गोडिक भी लिख सकते हैं जी, तीनों वर्ड को हटा के, है ना। क्योंकि एर्गोडिक मतलब पॉजिटिव रिकरेंट, और पॉजिटिव रिकरेंट है तो रिकरेंट तो है ही, तो इरेड्यूसिबल होगा ही, ये है। तो यू मे राइट एर्गोडिक, है ना, वही चीज़ है। देन मान लीजिए ये स्टेट स्पेस है दिस, एंड तो स्टेट स्पेस हमने ये ले लिया, और कह रहा है मार्कोव चेन जो है, मान लो के सारे स्टेट्स जो है, एंड ऑल स्टेट्स आर ट्रांजिएंट, एंड ये या तो ट्रांजिएंट है, चलो अभी इसके लिए बात करते हैं, देन कि ये जो आपका स्टेट स्पेस है काउंटेबल है और सारे स्टेट ट्रांजिएंट है, तो क्या होगी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, क्या कुछ बोल सकते हैं? जैसे इस केस में हम ये बोल रहे थे कि जो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पाई n है ना, या पाई n है, वो एग्जिस्ट करेगी, ये बोल रहे हैं ना, यही तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस एग्जिस्ट। और यहां पे क्या होगा अगर ये बोले लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पाई n, ये क्या होगी, आइडिया है कुछ? लॉन्ग जीरो हो रन में जाएगा। जीरो 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 जी, जीरो आ जाएगा, और इसका सम तो 1 होगा नहीं, है ना, तो इसका सम तो 1 है नहीं, तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि नहीं। जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, इसका मतलब, है ना। सो at the long run stationary distribution does not exist. हाँ, इसका मतलब है कि स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट नहीं करेगी, एक तो ये है, देयर इज नो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा केस है कि मान लीजिए सारे नल रिकरेंट हो गए इसी में, अभी तो हमने ट्रांजिएंट की बात की है, तीसरा नल रिकरेंट हो गया। एक तो था पॉजिटिव रिकरेंट है, तो दूसरा था कि ट्रांजिएंट हो गया, तीसरा है नल रिकरेंट हो गया, तो क्या होगा? तो मैं दूसरे वाले को एडिट करता हूं, तीसरा एज इट इज रखता हूं, इसी को एडिट करता हूं, ऑल स्टेट आर ट्रांजिएंट के बजाय नल रिकरेंट कर देता हूं। तो क्या होगा? तब भी सेम सिचुएशन रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। उस फार्मूले से आ जाएगा। हाँ, तब भी सिचुएशन सेम रहेगी। तो आपके पास यही है ना कि अगर मान लो ऐसा है कि कोई मार्कोव चेन है जिसके सारे स्टेट पॉजिटिव रिकरेंट है, तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगी और यूनिक होगी। अगर सारे स्टेट्स नल रिकरेंट है या ट्रांजिएंट है, तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन विल नॉट एग्जिस्ट। तो 1 बाई म्यू1 म्यू1 1 बाई म्यू2 म्यू2 उससे हाँ फार्मूला से आ जाएगा ना, हाँ, उससे आ जाएगा, क्योंकि वो क्योंकि मीन इनफाइनाइट होगा यहाँ मीन पे। रिकरेंट टाइम इनफिनाइट हो गया तो जीरो आ जाएगा फिर भी, एग्जैक्टली। सो तो ये कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जो स्पेशली गेट में आया है। तो
है ना। बाकी ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट रिमार्क में लिखता है। It is quite intuitive that the process is starting with the limiting probabilities, then resultant Markov chain is stationary. अगर कोई भी मान लो मार्कोव चेन है जहाँ इनिशियल प्रोबेबिलिटी अगर आपको स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी दे दिया, तो जैसे हमने कहा कि अगले स्टेप में हर स्टेप में वही प्रोबेबिलिटी आएगी जो इनिशियल प्रोबेबिलिटी है, तो ऑब्वियसली वो स्टेशनरी हो जाएगी फिर, है ना। तो ये कह रहा है कि मार्कोव चेन विल बी स्टेशनरी एंड इन दिस केस मार्कोव चेन एट टाइम 0 इज इक्विवेलेंट टू द इंडिपेंडेंट मार्कोव चेन विथ सेम पी मैट्रिक्स एट टाइम इन्फिनिटी, मतलब हर टाइम पे सेम प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है। हेंस ओरिजिनल चेन एट द टाइम t इज इक्विवेलेंट टू द टाइम 0 to t एनीथिंग। पर ट्रांजिएंट में वो फॉर्मूला नहीं लगेगा mu इक्वल टू 1/pi, नहीं नहीं, वो उसके लिए नहीं है, हाँ ट्रांजिएंट में नहीं लगे, रिकरेंट में लगता है। हाँ। सो नेक्स्ट कह रहा है कि वही चीज़ है, इन एन इरिड्यूसिबल पॉजिटिव रिकरेंट पेरियोडिक केस, पेरियोडिक केस नॉट अपीरियोडिक, कह रहा है कि इरिड्यूसिबल पॉजिटिव रिकरेंट नॉट अपीरियोडिक, पेरियोडिक केस में क्या होगा, वी स्टिल हैव यूनिक नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन ऑफ पाई पी इज इक्वल टू पाई, जो आप कह रहे थे ना कि मतलब ये बोल रहा है अगर नहीं भी अपीरियोडिक है स्टिल वी मे हैव, है ना। नाउ दिस विल बी पाई जे विल बी इंटरप्रेटेड एज अ लॉन्ग रन प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम एंड दस पाई जे इज 1/μij। वही आ जाएगा जैसे अभी लिख रहा था ना कि मान लो अपीरियोडिक है तो क्या हो रहा था, जो ये हम लिख रहे हैं ना पाई 1 जो है या पाई आई जो है क्या आ रहा है 1/μii, यही है उसके लिए अपीरियोडिक में। अगर पीरियोडिक होगा तो क्या होगा, जैसे लिमिट n टेन, यही तो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो जो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी होगी पीरियोडिक केस में, तो ये तब है जब अपीरियोडिक है ना, दिस विल होल्ड्स फॉर अपीरियोडिक। अगर मान लो ऐसा है इफ डी आई था ना पीरियड, पीरियड ऑफ स्टेट आई इज मान लीजिए डी आई है या डी है लेट से, तो क्या होगा देन पाई आई एक्चुअली ये है ना लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी एक्स एन इज आई, वही प्रोबेबिलिटी जो है, तो ये किसके इक्वल आएगा म्यू के टर्म में, तो आएगा d अपॉन म्यू आई आई। लेकिन सर पाई आई इक्वल्स टू 1/μii, उसके लिए एर्गोडिक होना पड़ेगा ना। हाँ वहाँ पे, लेकिन इसको अच्छा इसको मैं थोड़ा मुझे दूसरे तरह से लिखना पड़ेगा, इट्स नॉट पाई आई, ये प्रोबेबिलिटी है पी आई जे की पावर n की पावर d, तो ऐसे कैसे लिख रहा है ये, उसको भी रहने दो, इसको थ्योरम दूसरे तरह केस है, नहीं ये भी होल्ड करेगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने फाइंड कर रखा है जो पाइजे की पावर एन डी इज डी अपॉन, ये एक्चुअली ऐसा लिख रहा है जो मैं लिख रहा था ना, इट्स नॉट पाई आई एक्चुअली, ये कह रहा है कि ये P है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स P का पावर लिख रहा है, तो ये तो उसके लिए हो गया, एर्गोडिक के लिए तो है ही, उसके लिए भी हो जाएगा, और पीरियोडिक मतलब पीरियोडिक के लिए भी थ्योरम है, लेकिन देखता हूँ अगर जरूरत पड़ेगी तो यूज़ करेंगे, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है, रहने दो इसको। अभी क्वेश्चंस देखते हैं जो गेट में है, अगर जरूरत पड़ी तो ठीक है, तो आगे डिस्कस करेंगे दोबारा। ये क्या वही है ना, ये कौन सा खोल दिया, जैम वाला खोल दिया क्या, जैसे ये था ना, एक तो यही था किसने बोल रहा है कि यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं, इसी की बात कर रहे थे ना अभी आप। सो लास्ट क्लास में भी इसकी बात हम कर रहे थे। सो तो बाकी पार्ट तो हम देख ही चुके थे, मेनली होता है सी पार्ट का, है ना, तो हमें मेनली यहाँ सी पार्ट देखना है कि मार्कोव चेन हैज यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ डेफिनेशन से जाना होगा। हाँ तो यहाँ पाई पी इज इक्वल टू पाई करके देखिए, क्योंकि वैसे अगर आप चेक करेंगे ना तो यहाँ पे होता क्या है, आई थिंक ये इरिड्यूसिबल नहीं था सर है ना, इरिड्यूसिबल नहीं था, सो इट इज़ नॉट, जो एक्स एन मार्कोव चेन है इज नॉट इरिड्यूसिबल,
तो इरिड्यूसिबल नहीं है तो वो थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। ये नहीं कि थ्योरम कुछ कंक्लूजन देगा, थ्योरम विल नॉट अप्लाई, ठीक है ना, ये चीज़ है, तो थ्योरम अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से फिर हमें थ्योरम अप्लाई नहीं हो पाएगा, तो हमें फिर जाना है डेफिनेशन से। सो आप पाई पी इज इक्वल टू पाई करके सॉल्व करके देखिए। सो आपको यूनिक वैल्यूज मिलेंगी पाई 1 पाई 2 पाई 3 का, है ना। पाई हम लोग लेंगे यहाँ 0 1 2 है, पाई नॉट पाई 1 पाई 2 ले लो, ये है। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए आप, तो सॉल्व करेंगे और साथ में क्या कंडीशन है, पाई नॉट प्लस पाई 1 प्लस पाई 2 इज 1। इसको आप पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, सो यू विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। पाई नॉट को यूनिक वैल्यू आएगी, पाई 1 यूनिक वैल्यू आएगी, पाई 2 यूनिक वैल्यू आएगी, जो कि लास्ट टाइम बताया भी था उसने। अगर सर फाइनाइट मार्कअप चेन है तो हमेशा जो है स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगा क्या? हमेशा स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये तो है कि इसमें क्या होगा, क्योंकि कम से कम एक स्टेट्स तो रिकरेंट होंगे ही होंगे। हाँ वो पॉजिटिव रिकरेंट ही होगा, और अगर रिकरेंट है तो पॉजिटिव रिकरेंट ही होगा। तो अच्छा सर, इनफाइनाइट अगर है तो वहाँ पे पॉजिटिव रिकरेंट को, सॉरी रिकरेंट को पॉजिटिव रिकरेंट नहीं बोल सकते ना? नहीं, वहाँ पे हो अगर सकता है वो नल रिकरेंट हो, ऐसा नहीं बोल सकते इन्फिनाइट में। फाइनाइट में पॉजिटिव रिकरेंट ही होगा, इन्फिनाइट वो नल रिकरेंट भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द वही मीन रिकरेंट टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग। कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे आई थिंक सॉल्व करके देख लीजिए, आ जाएगा, है ना। लेकिन मुझे लगता है नेट में कि एक ऐसा ऑप्शन था, हाँ, वैसे एक ऑप्शन दिया था कुछ कि अगर फाइनाइट मार्कअप चेन है तो एटलीस्ट वन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट आई थिंक मुझे करेगा, लगता है, ऐसा हाँ, कुछ। मतलब या तो एक या इन्फिनाइट मिल जाएगा। नो सॉल्यूशन का केस नल रिकरेंट और ट्रांजिएंट में है ना। तो यहाँ पे या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। अगर इरिड्यूसिबल अपीरियोडिक एंड नल पॉजिटिव रिकरेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन ही गारंटी है। अगर इनमें से कोई कंडीशन हटा दे तो हो सकता है कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो जाए, ऐसा हो सकता है। बट नो सॉल्यूशन का केस कभी नहीं आएगा फाइनाइट वाले केस में, आई थिंक। ठीक है, अभी के लिए सॉल्व कर लीजिए, यूनिक आ जाएगा, तो इसीलिए हाँ, यूनिक तो नहीं आ रहा है। 1/2 नहीं, कोई दो 1/2 एक 0 हो सकता है शायद, मे बी, आई डोंट नो मुझे। 1/2 0 आ रहा है। हाँ वैसा हो सकता है ना, ये तो ऐसा था ना, यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करे, दैट्स वाई इट इज यूनिक सॉल्यूशन। ये सेटिस्फाई कर रही है ना, मोर देन वन वैल्यू तो है नहीं, दैट्स वाई इट इज। मतलब एक वेक्टर है तो उसको यूनिक। जी यूनिक, सो मतलब जैसे एक्स वाई जेड वेरिएबल मान लीजिए, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, जब आप 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल को सॉल्व करते हैं एक्स वाई जेड को, 12th क्लास जैसे था डिटर्मिनेंट वाला मेथड, तो जब एक्स वाई जेड की यूनिक वैल्यू मिल जाती है जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन है ना। तो वही केस यहाँ पे है कि पाई नॉट पाई 1 पाई 2 की यूनिक वैल्यू मिल रही है जिसके लिए यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो मार्कोव चेन का ऑलमोस्ट थ्योरी खत्म हो गया है, एक दो क्वेश्चन देख लेते फिर मैं आगे दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो ये मैं भी यही स्टार्ट करूंगा, अभी ब्राउनियन मोशन छोटा सा टॉपिक है, इसको कंप्लीट कर लेंगे तो फिर अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे वो पॉइजन प्रोसेस एंड ऑल दैट। ये क्वेश्चन देखिए अभी के लिए, इसको ट्राई करते हैं। ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, है ना, टीपीएम्स हैं, 2 टीपीएम दे रखा है। अब पूछ रहा है बताओ कौन सा ऑप्शन ट्रू है, सिंगल करेक्ट है, ट्राई करके देखिए। तो अगर इरिड्यूसिबल है और पीरियोडिक है तो इजिली वो, है ना, आ जाएगा यूनिक स्टेशनरी सॉल्यूशन। नहीं है तो अलग से चेक करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, है ना। मतलब एर्गोडिक है तो यूनिक स्टेशनरी सॉल्यूशन होगा। तो सर पहले इसका चेन बना के देखिए। जी जी, चेन बना के आप डायग्राम बना के देख लीजिए कि क्या ये इरिड्यूसिबल और पीरियोडिक, और ऑब्वियसली अगर रिकरेंट सारे स्टेट होंगे तो पॉजिटिव रिकरेंट ही होगा, तो पॉजिटिव रिकरेंट चेक नहीं करना आपको। अगर रिकरेंट स्टेट है तो पॉजिटिव रिकरेंट ही होगा। फाइनाइट स्टेट मार्कोव चेन में ऑल रिकरेंट स्टेट विल बी पॉजिटिव रिकरेंट ओनली, बिकॉज इट इज टीपीएम होमोजीनियस मार्कोव चेन है।
सपोज यहाँ पे P1 जो है इरेड्यूसिबल नहीं है, P2 है तो इरेड्यूसिबल नहीं है तो इनफाइनाइट हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकते ना, वो चेक करना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, पिछला वाला तो definition इरोड्यूसिबल लगा नहीं था, पिछला जो क्वेश्चन किया वो भी तो इरोड्यूसिबल नहीं था, यूनिक आ गया था। के। तो यूनिक आएगा या इनफाइनाइट आएगा, वो डिसाइड करेगा पाई पी इज इक्वल टू पाई इक्वेशन। क्वेश्चन तो लेंदी होगा फिर। हाँ, थोड़ा सा फिर कैलकुलेशन बढ़ जाएगा नहीं। लेकिन सिंगल करेक्टर तो उसके अकॉर्डिंग आप वाइजली चूज कर सकते हैं, लेकिन अच्छा वो करके देखना पड़ेगा ना, पता कैसे चलेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया फिर फाइंड किया, तो वैसे ही है, सेम क्वेश्चन है। P2 तो यूनिक आ रहा है, हाँ, तो जैसे लेकिन अगर वो थ्योरम पे होल्ड कर रहा है। हाँ, तो P2 जैसे है, ये आपका सिंपल एर्गोडिक होगा, है ना। हम्म, तो एर्गोडिक है तो इसके पास यूनिक स्टेशनरी सॉल्यूशन होगा, तो ये गलत हो जाएगा, इन्फिनाइट कह रहा है। तो अब कह रहा है नाइदर हैज़ यूनिक, तो ये भी गलत होगा। अब AC में डिसाइड करना है, तो P1 के पास इन्फिनाइट है या यूनिक है, तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। पाई P1 इज इक्वल टू पाई, ये चीज़ है। अब स्टेट्स यहाँ पे अपने हिसाब से ले लीजिए, इसने फिक्स तो किया नहीं कि 0 1 2 1 2 3, अपने हिसाब से आप देख लीजिए 0 1 2 या 1 2 3 जो भी लेना है। मान लो 0 1 2 ले लिया, तो पाई अभी आपके पास रहेगा जहाँ पे पाई नॉट प्लस पाई 1 प्लस पाई 2 इज़ 1, ये है और ये है। इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके देखिए क्या आता है। पाई नॉट क्या है, पाई 1 क्या है और पाई 2 क्या है। अगर यूनिक वैल्यूज आ गई तो यूनिक सॉल्यूशन है, नहीं तो इन्फिनाइट आएगा। अगर एक दूसरे को डिपेंड कर जाता है तो इन्फिनाइट हो जाएगा। तुम्हें भी इन्फिनाइट ही आएगा शायद, देखिए। तो फाइनाइट स्टेट है ना, मार्कोव चेन है, तो उसमें एटलीस्ट वन रिकरेंट स्टेट तो होगा ही, तो पॉजिटिव रिकरेंट इनफाइनाइट आ रहा है सर। इन्फिनाइट आएगा ना, तो इसीलिए ये सही है। ठीक है ना, यहाँ इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा, डिपेंड करेगा एक दूसरे पे, तो ये आप देखेंगे ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन आएगा, इसीलिए। तो सर पहले चेन बना के देखेंगे, उसके बाद ना ये पाई टू हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली। उससे क्या फ़ायदा होगा, मान लो पहले ही इरिड्यूसिबल और पीरियोडिक हो गया, तो उससे डायरेक्टली आप बोल पाएंगे, है ना। इरिड्यूसिबल अगर हो गया तो हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे? अगर इरिड्यूसिबल है, इसका क्या मतलब है कि सारे स्टेट उसके ट्रांजिएंट होंगे, सॉरी रिकरेंट होंगे, अगर इरिड्यूसिबल है तो। यस सर। हाँ, और एपीरियोडिक चेक कर लीजिए पीरियड उसका, तो अगर रिकरेंट है तो पॉजिटिव रिकरेंट ही होगा। ये फाइनाइट स्टेट में पॉजिटिव रिकरेंट ही होगा, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रिकरेंट एर्गोडिक हो गया ना फिर तो। थ्योरम ही कहता है ना, इरिड्यूसिबल एपीरियोडिक और पॉजिटिव रिकरेंट है, यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आपको फाइंड नहीं करना पड़ेगा, फिर थ्योरम से पता चल जाएगा कि यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये चीज़ है। जैसे ये दिस इज एक इरिड्यूसिबल, K0 K टाइप का आ रहा है सोल्यूशन, हाँ तो वही ना, जैसे वहाँ पे सम इनफाइनाइट हो हाँ जाएगा। इन्फिनाइट वैल्यूज के लिए आ जाएगी, इसलिए इन्फिनाइट सॉल्यूशन आएगा। तो बट यूनिक भी हो सकता है, इन्फिनाइट भी हो सकता है। अगर इरिड्यूसिबल नहीं है तो मे बी यूनिक सॉल्यूशन, मे बी इन्फिनाइट सॉल्यूशन, ये चीज़ है। तो मार्कोव चेन में यही इतने ही क्वेश्चंस होंगे, अब कोई बाकी सारे हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी। जो बाकी जितने क्वेश्चंस हैं वी हैव ऑलरेडी सॉल्व इस तरह क्वेश्चन ना। तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो इसमें हम ना ये अभी ये वाला पार्ट हमने डिस्कस किया है इसमें एक्चुअली, है ना, ये वाला पार्ट हमने यहाँ तक डिस्कस किया है। अब है ना, ये जैसे मार्कोव चेन इज वन काइंड ऑफ डिस्क्रीट टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस। अभी जैसे अभी मैं इसकी बात करता हूँ, ये छोटा सा टॉपिक इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अगला पार्ट डिस्कस करेंगे ये पॉइसन प्रोसेस, बर्थ एंड डेथ प्रोसेस, प्योर बर्थ प्रोसेस, प्योर डेथ प्रोसेस। सो प्योर बर्थ प्रोसेस इज जस्ट पॉइजन प्रोसेस, है ना, हाँ पॉइजन प्रोसेस ही है। तो ये चीज़ है। तो पहले हम लोग ब्राउनियन मोशन देखते हैं, जिसको वाइनर प्रोसेस भी बोलते हैं ना, एंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज। तो क्या डेफिनेशन होता है ब्राउनियन मोशन का? हम लोग को वो रैंडम वॉक नहीं करना है। रैंडम वॉक एक वन काइंड ऑफ स्टोकेस्टिक प्रोसेस वो कर सकते हैं कि आगे जाने की प्रोबेबिलिटी p है, पीछे आने की प्रोबेबिलिटी 1 - p है, वही ना।
बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो एक एग्जाम्पल है स्टोकेस्टिक प्रोसेस का, मार्कोव चेन का। हाँ बट वो कर सकते हो, उसमें क्या है, तो आप कोई एग्जाम्पल लेके आगे वेरीफाई करके देख लीजिए क्या कहता है रैंडम वॉक। कि जैसे इनिशियल पी, जैसे मान लो अगर स्टेट स्पेस है 1 2 3, मान लो अभी के लिए 1 2 3 है, तो क्या होता है, आप कैसे इसका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स क्या होती है, वो तो एक एग्जाम्पल है। रैंडम वॉक इज जस्ट वन एग्जाम्पल, जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हो वैसे एक एग्जाम्पल है। तो वो तो आप बुक में देख सकते हैं, मैंने वो डिस्कस नहीं किया है, आप डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ 1 होता है 0 0, फिर क्या करता है ये, आगे जाने की प्रोबेबिलिटी हाफ, पीछे आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, यही ना, या पी क्यू ले सकते हैं आप चाहे तो, और यहाँ फिर 0 0 1 हो जाता है। ये तो जस्ट 3 के लिए डिस्कस किया, आगे भी आप डिस्कस कर सकते हैं वो n के लिए। तो उसमें ये होता है कि आप में रिकरेंट हो जाता है, आप स्पेशल हाँ केस है कि जैसे वो स्पेशल केस, रिकरेंट हो जाता वरना आप पी क्यू रख लीजिए, आप चाहे तो यहाँ पी ले लीजिए, वहाँ 1 माइनस पी ले लीजिए, है ना, आगे जाने की पी और पीछे आने की 1 माइनस पी, इसके अकॉर्डिंग वर्क कीजिए। तो ये तो एक एग्जाम्पल है, दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ सर मार्कोव चेन। हाँ इनफाइनाइट स्टेट स्पेस में अगर p इक्वल्स टू हाफ लेते हैं तब शायद वो सारे स्टेट रिकरेंट हो जाते हैं। हाँ, तो उसमें जैसे आप इन्फाइनाइट कंसीडर करेंगे, लेट से 1 2 3 डॉट 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 चलेगा, तो इसका जब आप पी आप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो शुरू में तो ट्रांजिशन डायग्राम से आ जाएगा, हाँ ट्रांजिशन डायग्राम इजी रहेगा बनाने के, अच्छा है ना। जैसे 1 से 2 जाएगा, फिर 2 से 1 भी आ जाएगा। जैसे अभी 1 पे तो 1 से आगे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ, 2 से पीछे ले लो चाहो तो हाफ ले लो, इसके आगे हाफ, पीछे हाफ, इसीलिए ऐसा लेके फिर आगे आप वर्क कर सकते हैं। है। रिकरेंट हो जाएगा सब। तो आप वर्क करके देखिए, आप समझ, इजी है, उसमें कुछ खास नहीं है। तो ऐसा कोई एग्जाम में डायरेक्ट रैंडम वॉक लिखा नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि रैंडम वॉक लिख के आएगा, वही देगा तो टीपीएम देगा आपको, टीपीएम के थ्रू आपसे पूछेगा, ये है। डिफाइन तो करेगा। हाँ वो तो एक एग्जाम्पल है जस्ट। तो हम इस पे आते हैं, ब्राउनियन मोशन पे या वाइनर प्रोसेस पे। बताइए कोई इसका डेफिनेशन बताइए क्या है। तो ये कंटिन्यूअस टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस है ना। ब्राउनियन मोशन या वाइनर प्रोसेस इज अ कंटिन्यूअस टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस। लेकिन इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। नॉर्मल फॉलो करता है ना, हाँ स्टैंडर्ड नॉर्मल। एक्सपोनेंशियल नॉट स्टैंडर्ड नॉर्मल, नॉर्मल 0t समथिंग। हाँ चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या यूज़ कर, जो इसने यूज़ किया वही वर्ड यूज़ करते हैं, ब्राउनियन मोशन ही। ठीक है। या दूसरा नाम है वाइनर प्रोसेस। जैसे मार्कोव चेन इज अ डिस्क्रीट टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस, यहाँ एक्स एन लिख रहे थे, एन यहाँ पे 0 1 2 3 4, टाइम वहाँ पे क्या था 0 1 2 3 4 उस तरह चल रहा था। अब जो टाइम होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा, 0 से इन्फिनिटी वैसा लेंगे। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखता है, अ कॉन्टिन्यूअस टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस, कुछ नोटेशन ले सकते हो, ब्राउनियन में बी यूज़ कर सकते हो, डब्ल्यू यूज़ कर सकते हो, मैं डब्ल्यू टी बोल देता हूँ। सो कॉन्टिन्यूअस टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस डब्ल्यू टी, वाइनर प्रोसेस है इसीलिए। सो स्पेलिंग वाइनर का सही लिखा है, WIENER, अच्छा IE। तो इसलिए डब्ल्यू यूज़ कर रहा हूँ, या बी यूज़ कर सकते हैं, कुछ बुक में आपको BT देखेंगे, BT यूज़ किया होगा। सो अ कॉन्टिन्यूअस टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस WT इज वाइनर प्रोसेस और ब्राउनियन मोशन, है ना। इफ एंड ओनली इफ, पहली कंडीशन क्या है जी, W0 इज 0। दूसरी कंडीशन क्या है, WT हैज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0t।
है ना। तो यहाँ से आप एक चीज खुद ही समझ पाएंगे कि जी टी यहाँ पे हमने वेरिएंस लिया है, तो टी का क्या होगा, सो टी विल बी मोर देन 0 एंड इट हैज इंडिपेंडेंट एंड स्टेशनरी इंक्रीमेंट। तो हमने इंडिपेंडेंट एंड स्टेशनरी इंक्रीमेंट को डिफाइन किया था शुरू में ही। सो दिस विल हैव इंडिपेंडेंट एंड स्टेशनरी इंक्रीमेंट, WT has independent and stationary increments। अब क्या था इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट, याद है डेफिनेशन? इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट कब बोलेंगे इसको? So every interval पे same increment, तो जैसे इसको हमने डिफाइन किया था इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट को उस दिन, same interval, same length of interval के लिए same increment। तो वो तो स्टेशनरी हो गया। WT हैज इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट इफ एंड ओनली इफ ऐसा होगा फॉर 0 लेस देन T1 लेस देन T2 लेस देन T3 एंड सो ऑन। मान लीजिए ऐसा है, टाइम को हमने डिवाइड कर दिया इंटरवल्स में, 0 से T1, T1 से T2 एंड सो ऑन। तो ये कहता है कि जो ये रैंडम वेरिएबल होगा WT1 माइनस W0, तो W0 तो 0 ही है, दिस WT2 माइनस WT1, है ना, ये चलता रहेगा। ये सब इंडिपेंडेंट होगा, दे आर फॉर दिस, दे आर इन, Random variable। हाँ जी, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। तो ये सब इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। तो मतलब ऐसा हुआ कि एक टाइम इंटरवल को डिवाइड, 0 यहाँ T1 है, यहाँ T2 है, यहाँ T3 है, तो इस इंटरवल में WT1 माइनस W0, WT2 माइनस WT1, WT3 माइनस WT2। सो दीज रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। जो इंक्रीमेंट्स हैं उस पर इंडिपेंडेंट है रैंडम वेरिएबल। इन जनरल आप ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि इंडिपेंडेंट है ना, ये है। और ऐसे ही ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है स्टेशनरी इंक्रीमेंट। तो इसमें क्या होता है कि WT हैज स्टेशनरी इंक्रीमेंट इफ एंड ओनली इफ। बताइए, तो इसमें क्या होगा कि जैसे अभी जो लिख रहे थे ना हम लोग, मान लीजिए ऐसा है कि 0 लेस देन फॉर 0 लेस देन T1 लेस देन T2 लेस देन T2, मान लीजिए इस तरह से है, सच दैट कि ऐसा मान लीजिए कि T2 माइनस T1 इक्वल है T3 माइनस T2 को, इस तरह से मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। अगर ऐसा है तो T4 माइनस T3 अगर इक्वल हमने इंक्रीमेंट लिया तो क्या होगा, सो दैट दिस देन जो ये WT2 माइनस WT1, WT3 माइनस W, मतलब इक्वल इंटरवल पे डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा। स्टेशनरी इंक्रीमेंट मतलब इक्वल इंक्रीमेंट, हाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। T2 WT4 माइनस WT3 एंड डॉट डॉट डॉट, they are identically distributed. So they are identically distributed random variable। या शॉर्ट में लिखें तो दैट इज ऐसा है, मान लीजिए WT प्लस S माइनस WS अभी के लिए। तो इसका ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा किसके साथ, S से T प्लस S के बीच का कितना डिस्टेंस है, WT। हाँ WT, माइनस W0। हाँ W0, यहाँ W0 0 ही है, तो ये WT के, क्योंकि इसमें डेफिनेशन का पहला पॉइंट ही लिखा है W0 इज 0, ठीक है। तो इस तरह से है कि इंडिपेंडेंट एंड स्टेशनरी इंक्रीमेंट होगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ इक्वल है तो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, ये कहता है, ठीक है ना। जैसे T और 0 के बीच का डिस्टेंस T का है, S और T प्लस S के बीच का डिस्टेंस T का है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, इक्वल डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे W1 लिखेंगे तो ये नॉर्मल 0 1 है, और W2 है तो नॉर्मल 0 2 है। क्या ये इंडिपेंडेंट होंगे,
यस और नो? क्या W1 W2 No. इंडिपेंडेंट है? नो, है ना? No. क्योंकि मतलब 0 है, 1 है, 2 है अभी के लिए। तो इसमें होगा क्या, ये W1 है, W2 0 से W2 है, तो यहाँ पे वन से W, टू होता तब। जी यहाँ पे W2 माइनस W1 जो होगा, दे आर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होगा और इनफैक्ट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होगा। W2 माइनस W1, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? वही W1 जितना हाँ, जितना W1 है एग्जैक्टली, दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड W1, जो कि हो जाएगा नॉर्मल 0 1। सो W2 माइनस W1 का डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल 0 1 है और W1 का डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल 0 1, W2 नॉर्मल 0 2 है। तो W1 एंड W2 माइनस W1 आर इंडिपेंडेंट एक्चुअली, ये है। सो अभी एक और कंडीशन आगे लिखेंगे ना, ये तो टाइम बहुत है। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो कंडीशन है, तो कहता है दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, है ना? वो तो ऐसे ही W2 नॉर्मल 0 t लिख दिया था, कॉन्टिन्यूअस है। ये कहता है कि फॉर एनी t WT इज अ कॉन्टिन्यूअस, सो WT इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल t। तो ऑब्वियस है, इसमें लिखने का ये तो यहीं से दिख गया ना कि WT इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल फॉर ऑल t, ये है। पाथ ऑफ W2 आर कंटिन्यूअस, ये कहता है पाथ जो ऐसा लिखा हुआ है कि पाथ और W2 आर कॉन्टिन्यूअस। सो ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गया जो हम यूज़ करेंगे अभी के लिए। जैसे आपसे क्या पूछा जाता है, मान लीजिए अभी के लिए मैं कुछ अगर थ्योरम ही लिखूं, तो जैसे पहला है कि लेट, जैसे हम लिख रहे थे ना, 0 लेस देन T1 लेस देन T2, ऐसा है, एंड सो ऑन। अभी मान लीजिए ऐसा है 0 लेस देन T1 लेस देन, ये फाइनाइट इन्फिनिटी फाइनाइट। तो हम लोग पहला क्या जानते, तो वी जस्ट नो कि ये जो WT1 होगा, दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 T1। दूसरा WT2 विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 T2। तीसरा W ऑफ T2 माइनस W ऑफ T1 विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन, क्या आएगा ये? W of T2 minus T1 सो नॉर्मल 0 और जो उसका लेंथ है ना, T2 minus T1 T2 माइनस T1। और फिर जैसे हमने लिखा है अभी कि फोर्थ, अगर आपसे पूछता है एक्सपेक्टेशन ऑफ अच्छा एक्सपेक्टेशन सब में तो निकाल ही लेंगे हम लोग, तो इसका भी आ जाएगा 0, लेकिन पूछता क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 गिवन W ऑफ T1 इज इक्वल टू कोई नंबर है, लेट्स से K। ये क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ W ऑफ T1 गिवन WT2 इज इक्वल टू K, ये क्या आएगा? सर फर्स्ट वाला आएगा यही K आ जाएगा। T2 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ W T2 minus T1 इक्वल टू K। ड्राइव करके देखिए आप लोग, आराम से कैलकुलेट करके बताओ। सर T1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 माइनस T1 इक्वल टू K। नहीं नहीं, कौन सा पहला बता रहे हो? यस सर। नंबर आएगा ना आंसर, तो ओके ओके। मतलब नंबर इन सेंस T1 T2 और K के टर्म में आएगा आंसर, जो आएगा T1 T2 K के टर्म में आ सकता है। बाइवेरिएट नॉर्मल कॉन्सेप्ट नहीं हो गया ये?
तो इसको तो ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि 0 से T1 लेंथ तक वैल्यू k दे दिया है, जी, तो उसके बाद तो एक्सपेक्टेशन 0 ही तो होगा, तो k ही तो आना चाहिए। तो आपके हिसाब से के आएगा, ठीक है। और दूसरे वाले में? दूसरा भी k। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, फिर आप सही समझ नहीं रहे। ये नॉर्मल 02 है, नॉर्मल 0T1 है, ये रैंडम वेरिएबल्स है। बस आपको एक कंडीशन ध्यान रखना है कि, है ना, यहाँ पे जैसे हम लिख रहे हैं दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, बट यहाँ पे लिखे अगर हम यहाँ फर्दर कि ये जो WT1 है एंड WT2 माइनस T1 है, दे आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, है ना। इसको यूज़ कीजिए, आप ठीक से कैलकुलेशन कीजिए। सर ओनली T1 है किसमें? फर्स्ट वाले में। ओके, बाकी लोग? है ना, ये तो बाकी तो ऐसे इजी है, तो बाकी जैसे मीन वेरिएंस निकालना हो तो आसानी है। फिर आता है एक और आएगा, कोवेरिएंस बिटवीन WT1 कॉमा W2। ये सब थ्योरम्स हैं जो कि प्रूव किए जा सकते हैं। ये कितना आएगा? एंड अगर ये निकाल पाएंगे तो ये भी आ जाएगा एक। मिनिमम ऑफ T1 T2। तो ये फॉर्मूला होता है मिनिमम ऑफ T1 कॉमा T2। आप कुछ फिक्स करके चाहो तो कर सकते, मान लो T1 को 1 T2 को 2 रख दो अभी के लिए, जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए, कि W1 W2 इन दोनों के बीच का कोवेरिएंस कितना आएगा। अब नॉर्मल, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे ऑपरेशन करते हैं वैसे ही, बस इंक्रीमेंट का ध्यान रखना होगा। सर ये आएगा क्या, मिनिमम T1 T2 डिवाइड बाई T1 T1 माइनस k। ओके, देखते हैं। तो यहाँ से जैसे ऐसे ही आप ये भी निकाल लेंगे फिर, तो अब W ऑफ T1 इंटू W ऑफ T2, ये कितना आएगा इसके हेल्प से? आ जाएगा ना, प्रोडक्ट है यहाँ पे, वो कॉमा था को। मिनिमम ऑफ T1 T2 माइनस यही सेम आ जाएगा। प्लस सेम आ जाएगा सर। वो तो जी एक्सपेक्टेशन तो 0 है। देख लो बाकी लोग, So यही रहेगा। आया आंसर फोर्थ फिफ्थ का? बाकी तो ठीक है ना? सर हम्म फोर्थ का आ रहा है मिनिमम T1 T2 डिवाइड बाई T1
मिनिमम T1 कॉमा T2 डिवाइड बाई T1 T1 माइनस के, कहाँ, यहाँ माइनस के, नहीं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में T1 माइनस के। अच्छा ये, यस सर, और ओके ऐसे वहाँ पे T2 हो जाएगा दूसरे वाले में। T1 माइनस के नहीं होगा सर, केवल इंटू K1, केवल के होगा कहाँ पे, यहाँ सर पे, ब्रैकेट में। T1 माइनस के की जगह केवल के। हाँ जी, सर वो आएगा, क्या, मेरा अलग अलग आया है सर। क्या है, मिनिमम ऑफ T1 कॉमा T2 हम्म, रूट है, मैंने बाइवेरिएट में कॉन्सेप्ट लगाया था ठीक है, एक्सपेक्टेशन। हाँ, मिनिमम ऑफ T1 कॉमा T2 इंटू रूट ओवर ऑफ T1 डिवाइडेड बाय T2 टू दी पावर 3 इंटू के, T2 की पावर T1, T2 होल टू दी पावर 3/2। अच्छा 3/2, सिंप्लीफाई कर, चलो मैं कर ही देता हूँ, देखो ये मैच कर लेना, अभी मैं सॉल्व करता हूँ। बाकी बाई वेरिएट नॉर्मल का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लगाएंगे तो इजीली हो जाएगा, उसमें अगर मैं T1 ऐड सब ट्रैक कर दूँ तो क्या होगा, हाँ ये देखना है मेनली। सर और बाइवेरिएट का एक्सपेक्टेशन का जो फॉर्मूला था, म्यू प्लस कोरिलेशन इंटू σ1/σ2 इंटू 1 - μ2, जी, उसमें पुट करना है तो वो तो आएगा ना, म्यू इज 0 हम्म, एंड के, वो आएगा एंड कोरिलेशन होगा मिनिमम ऑफ समथिंग, मिनिमम ऑफ T1 कॉमा T2 बाय रूट ओवर T1 इंटू रूट ओवर T2 वेरिएंस। ओके देखो, तो अभी लिखे हमारे पास W(T1) इज नॉर्मल 0 T1, दिस इज नॉर्मल 0 T2 एंड W(T2 माइनस T1) जो है नॉर्मल 0 T2 माइनस T1, हम लोग ऐसा ले रहे हैं 0 T1 T2। अगर यहाँ से पूछा जाए W(T1 कॉमा W(T2), इसका जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मान लो मैं लिख दूं बाई वेरिएट नॉर्मल, देन क्या होगा जी, मीन 0, 0 T1 कॉमा T2 एंड कोरिलेशन होगा मिनिमम ऑफ T1 कॉमा T2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर T1 इंटू रूट ओवर T2। इंटू ना, यहाँ तक ठीक है जी, देख लीजिए, कोवेरियंस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस। अब यहाँ पे आप लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा, तो ये तो बाई वेरिएट है ना, ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, इसका जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है 0 0 दोनों का वेरिएंस, देन मिनिमम ऑफ दिस एंड दिस, ओके। तो रो कैसे निकालूं? क्या होता है कोरिलेशन का फॉर्मूला, कोवेरिएंस बाय सिग्मा फर्स्ट ऑफ सिग्मा इंटू सिग्मा सेकंड। तो कोवेरियंस क्या होता है W1 WT1 WT2 का, यहाँ लिखा था, यही यूज़ कर रहा हूँ, डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ इसको, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको वेरीफाई कर सकते हैं, दो केस लेके प्रूफ कर सकते हैं, बट इसको यूज़ कर रहे हैं हम लोग। कोवेरियंस बिटवीन WT1 WT2 इज दिस, और वेरियंस तो पता ही है T1 T2। तो
अभी के लिए मान लो एक्सपेक्टेशन ऑफ WT2 गिवन, अभी मैं इसकी बात करता हूँ, WT1 इज K। तो अकॉर्डिंग टू जो हमने फॉर्मूला पहले पढ़ा है, मान लीजिए ये y गिवन x टाइप का है ना, y गिवन x, तो क्या आएगा इसमें? दो तरीके से ट्राई करते हैं ना, इसमें हम ऐड सब ट्रैक भी म्यू कर, टू म्यू टू प्लस रो इंटू सिग्मा टू बाई सिग्मा वन म्यू टू रो प्लस रो, रो है यहाँ पे दिस मिनिमम ऑफ T1 कॉमा T2 सिग्मा वन y x माइनस म्यू वन होगा तो म्यू वन माइनस जीरो तो के होगा के रो इंटू सिग्मा, जो पहले रैंडम वेरिएबल था उसका न्यूमरेटर में आता था ना, तो इसका सिग्मा क्या होगा, √T2 अपॉन √T1 यस सर एंड इनटू में गिवन जो है K माइनस एक्स म्यू वन माइनस मीन, तो मीन तो ज़ीरो है, ये आ गया। कितना आएगा, सिंप्लीफाई करो इसको तो यहाँ से T2 गायब हो जाएगा। तुम लोग क्या क्या बता रहे थे पता नहीं, यही कोई, तो बताए थे सर, अच्छा आप नहीं बताए थे, देख लेते हैं रुकिए। T1 इंटू के। तो यहाँ से आ जाएगा दिस, √T2 कैंसिल हो जाएगा, तो है ना, K/T1, तो इसको बेटर है कि बाहर लिखने के बजाय यहाँ कर लेते हैं, या इनटू में K/T1, यही ना, ठीक है। तो ये आ गया, जब WT1 गिवन है तो मिनिमम ऑफ T1 कॉमा T2 K/T1, ये है। अब इसका क्या आएगा, बस यहाँ T2 हो जाएगा। अच्छा देखिए जी, चेक करते हैं। सो तो फिर से वही, मीन ऑफ WT1 प्लस कोरिलेशन, तो कोवेरियंस अपॉन फिर उसका दिस, तो √T1 अपॉन, ये था ना σ2/σ1, या वहाँ σ1 है σ1/σ2, देन गिवन जो है K, तो वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है देख लो। तो T1 कैंसिल, अब T2 आ गया, सही बताया आपने, है ना। तो ये ओके है यहाँ तक, ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोग डिराइव कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आपको इजी लगेगा, ये बहुत आसान टॉपिक है। तो अगर आप कुछ क्वेश्चंस देखें तो आपको समझ आएगा कि ब्राउनियन मोशन वाले क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तो पॉइजन प्रोसेस और बर्थ डेथ प्रोसेस, ये रहा, देखिए अभी देखिए। तो ये कह रहा है कि अब यहाँ कुछ और ही पूछ लिया, वेरिएंस पूछ लिया इसका तो इसको हम डिराइव भी कर सकते थे। अभी के लिए मैं अगर थ्योरम बना दूँ तो क्या आंसर आएगा, क्या हम कर पाएंगे? जैसे मीन तो इसका निकाल रखे हैं, वेरिएंस निकालना है, ज़रा आप लोग ट्राई कीजिए क्या आएगा। चलो ऐसे ही सॉल्व करके देखिए, या हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। तो भैया आप लोग सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा, है ना। इसमें कुछ नया नहीं है, जस्ट आपको ये समझना है कि ये जो W1 है ये नॉर्मल 0 1 है, और जो W2 है वो नॉर्मल 0 2 है, बट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। बट ध्यान रखना, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, है ना, ये चीज़ है। और ये इंटरवल है 0 1 2, इसके पास इंडिपेंडेंट एंड स्टेशनरी इंक्रीमेंट होते हैं। सो तो इसमें प्रॉपर्टी लिख रहा था, इसी में अगर एक और प्रॉपर्टी मैं लिखता थ्योरम के तौर पे,
तो है ना, बेटर है आपको उससे हर बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा. तो लेट WTB वाइनर प्रोसेस या ब्राउनियन मोशन, देन अगर आपसे पूछा जाए, जैसे अभी हमने ये कैलकुलेट किया था, एक्सपेक्टेशन ऑफ WT1 इंटू WT2, तो ये आया था मिनिमम ऑफ T1 T2, है ना, ये आया था फॉर 0 लेस देन T1 लेस देन T2 लेस देन इन्फिनिटी, पहला ये आया 3 था. आएगा सर, 3 आएगा. हमें चाहिए वेरिएंस WT1 इंटू WT2. अगर ये निकाल लेंगे तो हमारा सारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, फिर फॉर्मूला ही आ जाएगा, है ना. तो ये क्या आएगा, सर इसको WT2 माइनस WT1 ऐसे हाँ ब्रेक करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर फिर लेंगे. इसको एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर निकाल के, तो एक्सपेक्टेशन तो 0 ही आ जाएगा, खाली एक्सपेक्टेशन का x स्क्वायर आएगा, मतलब जो है चलिए तो यहाँ से करते हैं. सो वेरिएंस ऑफ WT1 इंटू WT2, तो ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ WT1 इस पूरे का होल स्क्वायर, WT2 इसका होल स्क्वायर, माइनस ऑफ, तो वो तो वही हो गया ना, एक्सपेक्टेशन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा नहीं, उसका 0 स्क्वायर. आ जाएगा, वो नहीं, जीरो कैसे आएगा. एक टर्म 0 आ जाएगा सर, तो फिर हो जाएगा 0. अच्छा अभी आप उसको ऐड वो कर रहे थे, या तो वहाँ ऐड से सब्ट्रैक्ट करके. या यहाँ से कर लो. तो मिनिमम ऑफ T1 T2, ये तो वो आ जाएगा ना, मिनिमम ऑफ T1 T2 का स्क्वायर. यहाँ जो मैंने प्रोसेस लगाया, मैंने सीधा सीधा एक्सपैंड कर दिया उसको, उससे कर सकते हैं. नहीं तो आप जो कर रहे हैं कि आप पहले उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो उससे भी कर सकते हैं. जैसे भी करो आंसर तो सेम ही आना है. अब क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लाइक वेरिएंस. चलो ठीक है, मैं उससे ही करता हूँ. सो वेरिएंस यहाँ पे है WT1, रहने दीजिए यहाँ पे WT2 माइनस WT1, है ना, प्लस WT1, ये एक साथ है. तो हमने WT2 को ऐसा लिखा अभी, और अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं. सो इसको अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दो अलग अलग रैंडम वेरिएबल बनेगा, है ना. WT1 का स्क्वायर हो जाएगा और वो अलग हो जाएगा. तो यहाँ पे WT1 इंटू WT2 माइनस WT1, ये एक हो गया, एक साथ रहेगा. आगे प्लस, है ना, ये इस पूरे मल्टीप्लाई होगा WT1 का होल स्क्वायर, WT1 का होल स्क्वायर, ये है. अब यहाँ जो रैंडम वेरिएबल है ना, ये दोनों एक्चुअली इंडिपेंडेंट है ना. तो आगे इसको ओपन करेंगे, कैसे करेंगे, इसका वेरिएंस है ना, a प्लस बी का वेरिएंस कैसे करेंगे आप. तो वेरिएंस ऑफ दिस प्लस वेरिएंस ऑफ दिस, या पहले ओपन कर लेते हैं. वेरिएंस है ना यहाँ पे, तो मीन तो है नहीं, तो वेरिएंस है. तो मैं सर ऐसे कैसे, वेरिएंस ऑफ x क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर. हाँ तो यहाँ x हमारा क्या है, WT1 WT2, हाँ. तो उसको ब्रेक करके दो पार्ट में करना होगा. मैंने एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर निकालना होगा, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ x. एक्सपेक्टेशन ऑफ x तो 0 ही आ जा रहा है, अच्छा क्योंकि WT2 माइनस WT1 ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा WT1 से, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, बट अच्छा हाँ 1 आ जाएगा. चलो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, कोई बात नहीं. सो ये दो हमारे पास है, अभी के लिए मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ. देखो तो ये क्या हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा ना. वेरिएंस ऑफ दिस टू, एक्सपेक्टेशन में वर्क करना आसान है, तो एक्सपेक्टेशन में जब वर्क करेंगे तो इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तब होगा. तो एक्सपेक्टेशन में जैसे हम शुरू में वर्क कर रहे थे, अच्छा एक्सपेक्टेशन से काम करना आसान है ना, वेरिएंस में थोड़ा काम करना मुश्किल है. तो इसको जैसे हम शुरू में ओपन कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन ऑफ WT1 इंटू WT2, अभी इस पूरे का ब्रैकेट में स्क्वायर है, ठीक है ना. अब आगे होगा माइनस
एक्सपेक्टेशन WT1 इंटू WT2, ये थोड़े कैलकुलेशन है ना, तो इस पूरे का स्क्वायर होगा इस तरह से, वेरिएंस ऑफ एक्स EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। अब मेनली इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आसान रहेगा। जैसे इसको अगर आप ओपन करेंगे, इंडिपेंडेंट तो अभी नहीं है ना, वो तो अभी इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब आप पहला टर्म निकालेंगे तो वो कितना आएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, WT2 माइनस WT1 कर दो, फिर ऐड कर दो, तो दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। वो जो फॉर्मूला है सर मिनिमम वाला वो लगा देंगे तो हाँ वो लगा लीजिए, तो कितना आया था, यही आया था ना WT1 T2 का। तो ये मिनिमम ऑफ T1 T2 आएगा ना, ये तो सिंप्लीफाई करके देखिए। यस सर, सेकंड वाला मिनिमम ऑफ T22 आ जाएगा, उसका स्क्वायर। हाँ क्योंकि अगर या दूसरे तरीके से सोचे, जैसे हम ओपन करने की भी सोच रहे हैं, तब अगर ओपन करेंगे तो कितना आएगा, W(T1) और यहाँ होगा W(T2) अभी है, तो इसमें अगर हम ऐड करें माइनस W(T1) और फिर प्लस करेंगे, इसको खोलेंगे कितना आएगा, तो ये दिस अभी तो अलग अलग हो जाएगा, और इसका ये दोनों इंडिपेंडेंट है, अलग अलग हो जाएगा। तो वहाँ से तो ऐसा कुछ आ गया, सेम तो नहीं आ रहा। पूरा पूरा होल स्क्वायर है ना सर? नहीं वो तो ठीक है, अभी मैं सिर्फ उस इनसाइड वाले को खोल रहा हूँ। तो अभी ओपन करेंगे तो क्या आएगा, दिस इंटू दिस, इसको ओपन कीजिए, तो ये तो अलग अलग हो जाएगा ना, तो इसका मीन कितना आएगा, T1, ये ना, और इसका मीन, जीरो। अच्छा मीन तो ज़ीरो है, एक मिनट, सो यहाँ मीन ज़ीरो तो ज़ीरो हो गया, तो वैसे तो वहाँ से सिर्फ आया एक्सपेक्टेशन ऑफ W(T1) का स्क्वायर, और ये कितना आएगा, नॉर्मल 0T1 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं आप, अच्छा हमने तो वहाँ, ओ एक मिनट, जो हम मिनिमम कर रहे हैं एक्चुअली, हमने तो फिक्स कर रखा है ना यहाँ पे WT2 बड़ा है T1 से, तो हम क्यों मिनिमम T1 T2 लिखेंगे, ये कितना आना चाहिए एक्चुअली ये फॉर्मूला वही है ना जो हमने वहाँ लिख रखा है, मिनिमम ऑफ T1 कॉमा T2, सर T1 स्क्वायर लेकिन हमने तो फिक्स कर रखा है ना T1 लेस देन T2 है, तो इसलिए कन्फ्यूजन आ रहा है। ये तो T1 लेस देन T2 है, तो ये T1 स्क्वायर आएगा, तो वही मैं वेरीफाई कर रहा हूँ इसके थ्रू कि क्या ये T1 आएगा, तो ये इनसाइड क्वांटिटी है T1 आएगा एक्चुअली, बट क्वेश्चन है T1 आएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा ना, तो ये कुछ और नहीं, ये तो आ गया वेरिएंस ऑफ WT1 नहीं आ गया, क्योंकि मीन तो जीरो ही है, सो दिस क्वांटिटी वेरिएंस ऑफ WT1, और WT1 का वेरिएंस कितना होता है, T1, ठीक है, तो वही कंफ्यूजन हो रहा था ना। ओके तो ये एक्चुअली T1 आएगा, मिनिमम T1 T2 क्यों आएगा, हमने तो फिक्स कर रखा है यहाँ पे ना, जो हम लोग वर्क कर रहे हैं T1 लेस देन T2 के लिए वर्क कर रहे हैं, तो वी आर वर्किंग फॉर T1 लेस देन T2, तो मिनिमम क्यों होगा, मिनिमम तो T1 ही आएगा ना, इस कहने का मतलब ये है। क्वेश्चन जो रहता है उसमें तो पता नहीं वो तो आसानी से हो जाता क्वेश्चन, मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ है ना, क्वेश्चन तो इजीली हो जाएगा, मेन फॉर्मूला ड्राइव करने टाइम। सो दिस इज जस्ट कोवेरियंस ऑफ T1 T2, मिनिमम T1 आ गया, सिंपली कहने का मतलब ये जो लास्ट है ना, दिस इज जस्ट यहाँ पे T1 स्क्वायर हो गया, ये T1 स्क्वायर हो जाएगा। एंड अब इसके साथ वर्क कर लीजिए, तो इसको ओपन करके A+B होल स्क्वायर करके खोल कर लो, मतलब मेन हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं ना, सो वी आर डिराइविंग फॉर्मूला, तो उसके लिए प्रूफ लिखना, प्रूफ लिख रहे हैं इनडायरेक्टली समझो। तो ये तो T1 आ गया, सेकेंड वाला जस्ट T1 आ गया, मिनिमम T1 T2 इज जस्ट T1 क्योंकि T1 इज लेस देन T2, तो वो T1 स्क्वायर हो गया। अब इसको खोल लो, इसको खोलोगे तो यहाँ A+B होल स्क्वायर में खोलना पड़ेगा, तो यहाँ अभी के लिए ये होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे WT1 इस पूरे का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे है WT2 होल स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, माइनस WT1 प्लस WT1 कर देते हैं, और इस पूरे का होल स्क्वायर है, अभी यहाँ तक ये है, ठीक है सही है। अब इसको खोलते हैं हम लोग,
तो यहाँ लगा लो ए, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा? सो यहाँ से निकालोगे ये तो WT1 का होल स्क्वायर है, यहाँ लगाओ a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। काफ़ी लेंदी प्रूफ नहीं हो गया इसका, बट वो कर सकते हो, मैं वही डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो टाइम लगेगा, छोड़ दो इसको। अभी हम क्वेश्चन कर लेते, क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी, बट इन जनरल रहेगा तो आगे कोई दूसरे क्वेश्चन में भी ईजी पड़ेगा ना, फॉर्मूला याद रहेगा, तो ये चीज़ है। सो यहाँ से WT2 माइनस WT1 होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे प्लस 2ab, ये भी आएगा 2ab। इसको खोलो यार, सिंपलीफाई करके देखो क्या होता है, इसको सिंपलीफाई करना देखना, अभी टाइम खत्म हो जाएगा, इसको मैं छोड़ देता हूँ, आगे कुछ नहीं करना, इसको सिंपलीफाई करके देखना क्या आता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन है कि व्हाट इज दिस क्वांटिटी, ये देखना है। अभी के लिए इस क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में सॉल्व करना बहुत ईजी है, इसमें बहुत मुश्किल नहीं है। तो सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज ईजी, क्योंकि यहाँ 1 2 है ना, तो ये इजीली हो जाएगा। कितना आया आप लोग, आया किसी का आंसर अगर सॉल्व हुआ होगा तो? अगर फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे तो आसानी से आ जाएगा, नहीं तो वो है। लास्ट टाइम मैंने डिराइव किया था, पिछले PDF पिछले साल का वीडियो देखोगे, उसमें किया होगा, तो याद तो नहीं है, देखना पड़ेगा क्योंकि अभी उसी में टाइम खत्म हो जाएगा ना। टाइम है कि खत्म हो गया अभी, है ना? नहीं तो उसको ओपन कर सकते थे, टाइम लगेगा, इसको ओपन करेंगे फिर आगे बहुत कैलकुलेशन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर उसको खोलो पूरा, है ना, 1/1 माइनस टी स्क्वायर। करना है सॉल्व या करके आओगे तुम लोग, देख लो, करना चाहो तो कर लो। तो सिंबल ले लीजिए ए बी सी का। हाँ वैसे कर लो, कोई बात नहीं। जैसे अभी के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो मैं अभी ऐसा करूँ कि 2 टाइम W हटा के सिर्फ T1 WT2 माइनस WT1 एंड, है ना, ये हो गया। इसलिए मैं प्रूफ से बचता हूँ कई बार ना, बहुत टाइम किल होता है और वैसे होता है। सो ठीक है, अभी चलो कर देता हूँ इसको कंप्लीट, की स्टार्ट किया था, कंप्लीट ही कर देते हैं, आज अगले क्लास में क्वेश्चन होगा। तो यहाँ तक ये है माइनस T1 स्क्वायर। देखो भाई, तो हमने क्या किया, वेरिएंस निकाल रहे थे, तो वहाँ मैंने जस्ट इस टर्म में ये ऐड सब्ट्रैक्ट किया, फिर a प्लस बी होल स्क्वायर लगाए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। और इसको अब खोल दो, इसको क्या करो, ईच टर्म में मल्टीप्लाई करो, इसको ईच टर्म में अब मल्टीप्लाई करो, तो आएगा एक्सपेक्टेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, तो अलग अलग किया जा सकता है। तो ये इसका एक्सपेक्टेशन W ऑफ T1 का स्क्वायर, फिर इसका आ जाएगा एक्सपेक्टेशन, हम इसको मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं। सो W ऑफ T2 माइनस T1, T2 माइनस WT1, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक्सपेक्टेशन लिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या बनेगा, प्लस एक्सपेक्टेशन WT1 की पावर 4, ठीक है। एंड आगे फिर इसको उससे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ कर्ली ब्रैकेट है, तो आगे आएगा प्लस 2 टाइम, और अगेन ये इससे मल्टीप्लाई होगा, वो अलग हो जाएगा। सो एक्सपेक्टेशन W ऑफ T1 का होल क्यूब इंटू एक्सपेक्टेशन वो बनाएगा W ऑफ T2 माइनस W ऑफ T1, यही ना जी, देख लो, क्योंकि इस वाले टर्म को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इस वाले को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसी वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा माइनस T1 स्क्वायर। अब देखो कौन कौन जीरो हो जाएगा, तो आई थिंक ये इसका एक्सप्रेशन खोलो, WT2 का एक्सप्रेशन जीरो है, क्योंकि ये तो नॉर्मल 0T2 है ना, ये नॉर्मल 0T1 है, तो मीन तो जीरो ही आएगा, तो ये टर्म तो गायब हो जाएगा, दिस टर्म विल बी जीरो, ये भी जीरो ही आएगा। नॉर्मल 0, नॉर्मल में क्या होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल में क्यूब रूट हमेशा ऑड पावर तो जीरो ही देता है ना आंसर, तो ये तो जीरो ही देगा, दिस टर्म विल बिकम जीरो, तो होगा क्या, आगे कंटिन्यू करो। तो यहाँ से अब ये देखो, ये वेरिएंस ऑफ WT1 है, जो कि आएगा T1, तो ये वेरिएंस है जो कि होगा T1 जस्ट, ठीक है, दिस विल जस्ट T1। क्यों भाई, क्योंकि EX 0 है, तो EX स्क्वायर इज वेरिएंस X, तो ये आ जाएगा।
आगे इसका बात करो, सो दिस इज नॉर्मल T2 माइनस T1 होल स्क्वायर। तो अगेन ये भी वेरिएंस है T2 माइनस T1, क्योंकि इसका भी मीन जीरो है, तो जिसका मीन जीरो है EX स्क्वायर ही वेरिएंस होता है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल T2 माइनस T1, नॉर्मल 0 T2 माइनस T1 वेरिएंस। तो ये आ गया प्लस, अब ये तो जीरो हो चुका है, तो इसको हटा सकते हो, ये जीरो हो चुका है, और ये माइनस में T1 स्क्वायर है, बस बचा है ये कैलकुलेट करना। हाँ, प्लस 3T1 स्क्वायर आ जाएगा। तो कैसे हम लोग सॉल्व करते थे कि है ना, पावर 2n है तो 1 3 5 7 2n माइनस 1 तक जाता था। यस सर, सिग्मा फॉर 2n है। हाँ, तो कितना कह रहे हैं, 3 T1 स्क्वायर। T1 वेरिएंस है तो T1 स्क्वायर है ना, क्योंकि W T1 इज नॉर्मल 0 T1, तो सिग्मा स्क्वायर इज दिस, तो ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए, तब पूरा ओपन कर लीजिए फाइनली, तो अब आ ही गया। यही थोड़ा कैलकुलेशन था, बस क्या है, उसको ओपन करो। सो T1 इंटू T2 माइनस T1 स्क्वायर प्लस 2T1 स्क्वायर, कितना आ गया ये, T1 T2 माइनस T1 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनली आ गया T1 इंटू T1 प्लस T2। लो, तो यही प्रूफ कर रहे थे हम लोग हालांकि, तो दिस इज T1 इंटू T1 प्लस T2। तो ये जो हम ढूंढ रहे थे ये आ गया। सो द आंसर इज T1 इंटू T1 प्लस T2। अब अगर ये हमने याद कर लिया तो ये मैंने प्रूव कर दिया, तो इजी हो जाएगा, हर बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। चेक कर लो यहाँ से क्या आंसर आएगा। तो ये है T1 इंटू T1 प्लस T2। 3 आ रहा अब था। बस हमने यहाँ पर T1 T2 लेस देन ले रखा है ना, तो T1 स्मॉलर 1 है, तो यहाँ T1 जो है 1 है और T2 2 है, क्योंकि हमने लिया था T1 लेस देन T2, ये लिया था ना यहाँ पे, T1 इज लेस देन T2 के लिए काम किया है। सो अच्छा, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ मिनिमम T1 लेस देन T2 है, तो ये T1 ही आ जाएगा, है ना, ये है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2, तो आंसर इज 3, तो 3 आ जाएगा। ये है, तो अगर फॉर्मूला याद है तो ऐसे ही आ जाएगा इस फॉर्मूले से, नहीं याद जैसे हमने प्रूफ किया वैसे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा सेम तरीके से। जैसे ये प्रूफ जिस तरह से हुआ है ना, तो बस यहाँ T1 T2 चल रहा है, आप कैलकुलेट करोगे, T1 को 1 रखोगे, T2 को 2 रखोगे, प्रोसीजर सिमिलर ही रहेगा, तो ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। तो एग्जाम में आएगा तो प्रूफ थोड़ी करना है। या तो आपको याद होगा या सॉल्व करेंगे, जैसे इसको सॉल्व कैसे करते हैं वैसे ही करते, जैसे मैंने वो किया है, बस यहाँ T1 की जगह 1 है, T2 की जगह 2, आप कैसे भी करो तो आपका चैलेंज है, आपको तो आंसर निकालना है। सो 11 नंबर ना, 11 नंबर का आंसर क्या है, इसमें आंसर भी है ना, तो देखते हैं सही किया ना हमने, हो रहा है यस सर, 3 आ रहा है। 3 है, अच्छा फिर तो सही है, तो ये है हाँ C, ठीक है ना, मतलब सही फॉर्मूला निकाला ना। प्रूफ थोड़ा ना टाइम टेकिंग होता है, ये देखिए ये भी उसका ही है। बताइए क्या आंसर आएगा इसका, अरे यार इस पे ही आ गया, ब्राउनियन मोशन पे ही ज्यादा सवाल आता है क्या छोटा? ज़्यादा थोड़ी आता है, अभी मैं वो ढूंढ रहा हूँ इसलिए आपको ज़्यादा दिख रहा है, कहाँ ज़्यादा लिखा है, वो तो जिस जो टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको वैसे ही लगेगा उसी टॉपिक का ज़्यादा आता है, क्योंकि उसी टॉपिक का ढूंढ के मैं निकाल रहा हूँ। हाँ जी, WT इज द स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो आप तो जानते ही हैं, करेक्ट। तो पहला तो W option है ना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हाँ, ऑफ पूछ रहे हैं। WT1 ये तो जीरो ही होना है फॉर ऑल T1 मोर देन जीरो, क्योंकि हम यही लिखते हैं, तो क्योंकि नॉर्मल है ना, बिकॉज वी नो WT1 इज नॉर्मल 0 T1, ये है, तो ये तो पहला ओके है। अच्छा नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो पहला ट्रू स्टेटमेंट है। अब ये एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या था ये, 5 आ जाएगा। है ना, ये 5 आएगा ना, हमने ये लिखा था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ WT1 इंटू WT2 जो आएगा ये मिनिमम ऑफ T1 T2 होगा, तो इसका एक्चुअल आंसर 5 आना है ना, तो ये 5 आना है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो फॉल्स स्टेटमेंट है, तो यही ट्रू ऑप्शन है। 2W1 इज अ नॉर्मल विद जीरो वेरिएंस, ऐसा कैसे, W1 क्या है, तो W1 का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1, तो 2W1 का क्या होगा जी डिस्ट्रीब्यूशन, 02 0 4। अरे भाई कहाँ 04 04 तुक्का नहीं लगाओ, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है ना,
लास्ट वाला देखिए, अभी हमने ये फॉर्मूला लिखा था ना इसका, क्या लिखा था? सर इसको तो ऐसे yes, ब्रेक sir. कर सकते हैं ना कंडीशनल, क्योंकि W3 3 दे दिया है, तो 3 से 5 की वैल्यू बीच जो है क्या होगा, 0 होगा, तो 3 आ जाएगा। हाँ तो उससे भी कर, जैसे भी आप चाहें कर सकते हैं, वो है। तो उसको आप ब्रेक करना चाहे ब्रेक कर लीजिए, है ना। क्योंकि गिवन है W3 तक, 0 से 3 तक 3 दे दिया है। हमने जो फॉर्मूला लिखाया था वो क्या था, उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो हमने जो Minimum of T1 comma T2. एक्सपेक्टेशन ऑफ, हमने जो T2 लार्जर लिया था ना, तो हमारा था एक्सपेक्टेशन ऑफ WT2 गिवन WT1 इज K, यही था ना। तो इसका क्या आया था, मिनिमम ऑफ T1 T2, लेकिन दो केस था ना, हमने T1 लेस देन T2, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मिनिमम ऑफ T1 कॉमा T2 क्या है, TYK या KYT1? T1 T1 sir. T1 के बाद T1 पुट करो, इसके अकॉर्डिंग क्या आता है जी, ये हमेशा कट जाएगा, T1 कट जाएगा फिर 3 इंटू 3/3, है ना, तब भी 3 आ गया। T1 कट जाएगा। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, हाँ क्योंकि यहाँ T1 तुमने छोटा ले रखा है ना, तो ये है। मतलब सर वैसे भी कर सकते हैं गिवन कंडीशन लगा के, हाँ तो हाँ, उस लेंथ का वैल्यू 3 दे दिया, बाकी एक्सपेक्टेशन 0 ही होगा। जैसे यहाँ पे जो हम लिख रहे थे, यहाँ हम फिक्स कर सकते हैं ना, T1 T2 छोटा कर रखा है, तो ये जो मिनिमम लिख रखे हैं यहाँ, तो ये आ जाएगा। ये वाला जो है, T1 ये तो T1 के ही आ जाएगा K डायरेक्टली, है ना, हम्म, क्योंकि हमने तो यहाँ T1 T2 को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें हम, तो ये तो जैसे सिंपली T1 आ जाएगा, क्या आ रहा है? ये भी T1 आ जाएगा अगर हमने ऐसा कर रखा है तो, वैसा। और ये T1 by T2 into K के T1/T2 आ जाएगा, तो ऐसा कर सकते हैं आप, अगर T1 लेस देन T2 के लिए वर्क कर रहे हैं तो, T1 लेस देन T2 के लिए वर्क कर रहे हैं तो इस तरह से है। तो ये आ जाएगा के, ये के T1/T2, ये T1, ये T1, ठीक ही है। तो इस तरह से डायरेक्टली हो जाएगा, ये हमने ड्राइव किया ही था। sir Brownian motion complete. हाँ इसमें कुछ ज़्यादा थ्योरी नहीं है, यही है देख लो। तो इसमें क्या, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है तो फॉल्स यही है, बाकी तो ट्रू है, तो यही फॉल्स स्टेटमेंट है। इसमें कुछ खास नहीं है, ब्राउनिन मोशन में यहाँ बस डेफिनेशन देखना है और बस बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखना है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ तो थ्योरी इतना ही है, इसका थ्योरी बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर जाना भी नहीं है। तो ये पॉइजन प्रोसेस का है, ये भी एक ब्राउनियन मोशन का लो, सॉल्व करो, है ना, ऑल्टरनेटिवली आ रहा है 21 23 इस तरह कभी कभी। तो देखिए क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग आंसर। सो मार्कोव चेन एंड ब्राउनियन मोशन कंप्लीट, ठीक है। अब बच्चा पॉइजन प्रोसेस, बर्थ डेथ प्रोसेस, सिक्स आएगा सर। अच्छा तो सिंपल वैसे ही ना, W4 मतलब वही W4 हो गया, W2 is 2, तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ना, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ W4² गिवन W2 is 2, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसे ब्रेक किया आपने? सर W2 का वैल्यू 2 दे रहा है, तो 2 का स्क्वायर प्लस फिर W4 माइनस W2, बेसिकली W2 ही है, तो W2 का स्क्वायर क्या होगा, वेरिएंस 2 ही आएगा, तो 4 + 2 6। तो हम लोग सर डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल सकते थे ना ये, अगर हम चाहते, जैसे मैंने वहाँ पे किया था, तो हमने जो लिखा है ये डिस्ट्रीब्यूशन हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे जो मैं थ्योरम लिखा हूँ, इसको हम फर्दर हम वो भी लिख सकते हैं। ये जो लिख रखा है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यहाँ जो है अगर आपसे पूछा जाए
कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये जो हमने लिख रखा है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ WT2 गिवन WT1 इज K, इस रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मीन तो इसका कितना आएगा, वो तो मीन वही निकाला ना, वेरिएंस निकाल सकते हैं क्या? अच्छा तो वो निकालना Yes, sir. पड़ेगा, नहीं हाँ, तो वेरिएंस भी तो इसका निकाल सकते हैं ना। वेरिएंस के लिए क्या फॉर्मूला था, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वेरिएंस इसका तो क्या आएगा, वो तो डायरेक्टली आ जाएगा। 1 माइनस रो स्क्वायर, हाँ 1 माइनस रो 1 माइनस स्क्वायर, T1 का स्क्वायर, मान लीजिए T- 8वां मैं लिख दूँ T1 अगर, वेरिएंस ऑफ WT2 गिवन WT1 इज K, इसका वेरिएंस 1 माइनस रो, रो क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन क्या होगा, कोवेरिएंस अपॉन दिस, सो कोवेरिएंस क्या, मिनिमम T1 T2 जो कि T1 है ना, क्योंकि हम T1 लेस देन T2 के लिए बात कर रहे हैं। तो 1 माइनस रो स्क्वायर, तो T1 T2 का रूट, तो रो स्क्वायर ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोवेरिएंस T1 अपॉन दिस, स्क्वायर, T1 स्क्वायर T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर भी तो हो जाएगा, देखिए नहीं जस्ट T1 नहीं T2 सर है, रूट में है ना, यहाँ तक ठीक है। रो क्या होता है, कोवेरिएंस जो कि है T1 एंड T1 T2, यही है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो T1 स्क्वायर तो अपन दिस, ठीक है। और इनटू में क्या लिखते हैं आप, वेरिएंस ऑफ दिस, यस सर T2, वेरिएंस ऑफ दिस मतलब T2, तो कितना आ जाएगा सिंप्लीफाई होके, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो ये इक्वल टू कितना आया, T2 T2 minus T1. T2 माइनस एक T1 कैंसिल, T2 T1. T1, तो ये डायरेक्टली T2 माइनस T1 लिख लीजिए, तो यहाँ से आ गया दिस इज T2 माइनस T1, एक तो ये हो गया। तो जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा था, मीन तो यही आ जाएगा ना, तो कहने का मतलब ये है कि WT2 गिवन WT1 इज इक्वल टू K हैज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल विथ मीन K एंड वेरिएंस T2 माइनस T1, यही होगा, देखिए कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। बट इसमें ध्यान रखना होगा कि T1 गिवन कंडीशन T2 बड़ा है, हाँ T2 बड़ा है इससे T1 थोड़ा से, ये हम ध्यान रखना है पड़ेगा। ना, Yes, कि sir. यहाँ पे T1 इज लेस देन T2, ये हम बात कर रहे हैं। तो इससे भी कर सकते हैं, मतलब ये तो डिराइव किया जा सकता है ना सारे फॉर्मूला, तो K कॉमा T2 माइनस T1, तो यहाँ से अगर आप लिखेंगे, यही तो है यहाँ भी T2, तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ अगर मैं वो यूज़ करूँ, सो W4 गिवन W2 इज इक्वल टू सम K, तो मैंने क्या लिखा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल K कॉमा T2 माइनस T1, यही ना, तो ये T2 ये T1, सर वो T2 T1 का कोई वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव होता है, जो डिफरेंस है जी ये चीज़ है, मतलब इस फॉर्मूला निकाल लिया हमने। अब यहाँ से मैं WT2 को 4 कर दूंगा, तो इक्वल टू, जैसे यहाँ पे इन्होंने 2 कर रखा है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ गया, नॉर्मल 2 कॉमा 2, यही ना, देखिए अब ये नॉर्मल 2 कॉमा 2 आ गया, तो यहाँ से क्या हम इसका एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं या हम वेरिएंस निकाल सकते हैं, W4 गिवन W2 इज इक्वल टू 2 इज 2 एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ W4 गिवन W2 इज इक्वल टू 2 कितना, ये भी 2 है ना, मीन भी 2 वेरिएंस भी 2, तो वेरिएंस ऑफ x मीन ऑफ x पता है, तो EX स्क्वायर निकाल सकते हैं क्या हम लोग, सो EX स्क्वायर, ये तो गिवन जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गिवन कॉमन रहेगा, तो EX स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस प्लस मीन स्क्वायर, सो वेरिएंस प्लस मीन स्क्वायर, तो जो कि आ गया 6, या बाकी आप जो कर रहे थे वो भी ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, W4 में W2 ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, वही ना, उसके किए थे ऐसा, यस सर, हाँ तो उससे भी कर सकते हैं मैंने आप, W2 का वैल्यू रख दिया। हाँ W4 माइनस W2 है ना, तो ये कर सकते हैं प्लस sir. W2, सो ये W4 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, W4 की जगह ये रख दीजिए, और वो गिवन है, पुट कर सकते हैं बिल्कुल, तो ये भी एक अप्रोच है। और W4 का अगर स्क्वायर है तो वहाँ स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा,
और वैल्यू दे ही रखा है तो उससे आ जाएगा। एंड W4 माइनस W2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ W2। वैसे हो जाएगा। तो वैसे भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। तो कई सारे तरीका, प्रैक्टिस करोगे बहुत सारे तरीका है ये। सो ठीक है, अब यहीं स्टॉप करते हैं। तो अगले क्लास में आगे कंटिन्यू करता हूँ। और आई थिंक ब्राउन इक्वेशन का नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। तो ये 2-3 क्वेश्चन हैं और भी हो सकते हैं, ढूंढना पड़ेगा। तो ये भी ब्राउनियन मोशन का है देखो। तो हर साल एक क्वेश्चन तो आया है ना, 21, 22, 23 ऐसे करके। देखिए इसका क्या होगा, ये बस सिंपल है, नॉर्मल को आप कन्वर्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल में, बस इतना ही है इसमें। तो नॉर्मल को स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर रहे हैं कि BT इज द, सो यू नो B2 जो है नॉर्मल 02, B3 जो है नॉर्मल 03। सो B2 प्लस B3 का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा जी? इसका मीन तो 0 ही है, वेरिएंस 2 + 3 + 2 टाइम कोवेरियंस। सो 2 टाइम कोवेरियंस B2 B3, तो जो मिनिमम है वो कोवेरियंस आता है, तो इंटू 2। तो कहने का मतलब आ गया नॉर्मल 0, 4 + 2 + 3 नॉर्मल 0, 9। तो ये हो गया हमारे पास। तो मैंने इस रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया। अब हो जाएगा ना। मान लो इसका कुछ नया नाम दे दो, लेट्स से चलो अभी के लिए T नाम दे दो मान लो। तो ये हो गया। क्वेश्चन है कि नाउ द क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी T मोर देन 1, यही है T मोर देन 1। तो हम क्या करेंगे, T में इसका मीन घटाएंगे जो कि है 0, स्टैंडर्ड डेविएशन 3, 1 - 0/3। तो यहाँ से 2 टाइम्स है ना, हाँ 2 टाइम्स अच्छा वहाँ 2B3 था, ओ ध्यान नहीं दिया। 18 तो आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो जल्दीबाजी में। सो यहाँ पे हमें चाहिए तो वैसे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके अकॉर्डिंग B2 + 2B3, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन सेम तरीके से आ जाएगा। कितना आया, निकाला किसी ने, बताइए। ये आ रहा है 22 है, 22 आ रहा है। 22 आ रहा है। तो देख लीजिए बाकी लोग सेम तरीके से, जैसे मैंने B3 निकाला वैसे ही निकल जाएगा। अब उससे कर लीजिए है ना। तो ये अभी मान लो इसको मैं T बोल देता हूँ, लेट से ये अगर है तो, है ना, वो ध्यान से देखना था वहाँ पे। सो T मोर देन 1, सो T माइनस मीन अपॉन स्टैंड, ये ऐसा हो गया ना। ये तो सर अल्फा का वैल्यू 22 आ जाएगा। अच्छा ठीक है फिर तो। सो 1/√22, तो ये आ गया। ये तो Z हो जाएगा, Z मोर देन 1/√22। सो 1 माइनस कैपिटल फाई ऑफ 1/√22, और ये रूट अल्फा कर रखा था, अल्फा हो गया 22 जी, ठीक है। तो मतलब ऐसा ही है, तो कुछ खास नहीं, आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वर्क करना, बस यही ध्यान रखना है कि ये इसके पास इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट और स्टेशनरी इंक्रीमेंट होता है, और WT1 WT2 जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट है ना। सो उसके बीच का कोवेरियंस मिनिमम ऑफ T1 T2 होगा। बाकी आप वर्क कीजिए सिमिलरली, ठीक है। तो यही स्टॉप करते हैं, थैंक यू। बाकी अगले क्लास में मैं स्टार्ट करूँगा पॉइजन प्रोसेस से, बाकी डाउट वाले लोग रुक सकते हैं।